हम अपनी पूरी जवानी बेच देते हैं बुढ़ापा खरीदने के लिए, पूरी जवानी बेच देते हैं। सिर्फ इतना काम अगर आप दिन में 10 मिनट भी कर लेते हो ना, आपके जीवन में बदलाव ना आ जाए, मुझे पकड़ लेना। मेरा मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेरा इम्यून सिस्टम है। मेरी बॉडी सारे सिस्टम्स को दाव पर लगा देती है जब उसके पास स्ट्रेस आता है। मेरे बोलने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जिससे इन्फ्लेमेशन हो रही है, मेरी बॉडी के अंदर बहुत लॉस हो रहा है। तो ये जब मैं शांत होऊंगा तो मेरी बॉडी इसको वापस से रिपेयर करेगी। मुझे लगता है ये बड़े बड़े थेरेपिस्ट के पास जाके लोग 20,000 का 10,000 का सेशन लेंगे, तब उन्हें ये दी जाएगी, वो भी कई सेशंस के बाद। चले वातम चलम चित्तम। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 के 72,000 के नाम है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चंद्रघंटा, पूहा, कुशु, कुहा। तो यही वो है ना जो साधनास बोलते थे कि साधु साधना करते थे, तो ये साधना ही तो है ना। मैं स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, एंग्जाइटी में हूँ, मैं कहता हूँ सबसे पहला काम ये करो कि आप ये स्ट्रॉ ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, खुद का नाम लीजिए, खुद को बोलिए शांत, रिलैक्स, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं है। होजे सिल्वा का एक बहुत फेमस अल्फा ट्रिगरिंग का मेथड है, मैं वो हमेशा यूज, मतलब उसने मेरी जिंदगी को इतना ट्रिमेंडसली बदला है। मेंटल डिटॉक्स के लिए हम क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं? तो दाली का प्रोसेस क्या था? छाती पीटती थी लेडीज, रोती थी, चिल्लाती थी, उनकी कुछ बातें बोलती थी ताकि आपको कुछ तो याद आए, आप कभी तो रो। भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। मन में वो बात कर रहे हैं अटैचमेंट की, इसीलिए हमारे यहाँ पर वैराग्य की प्रैक्टिस होती थी। हमारी पूरी लाइफ को हमारा अवचेतन, हमारी वो अवस्था जो गहरे तलों में बैठी है, वो गवर्न कर रही है। उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी जो मैंने आज यहाँ वीडियो में शेयर किए हैं। वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो गिल्ट में है, या वो बीमार है बहुत ज़्यादा, किसी भी तरह से मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ में वो ठीक नहीं फील कर रहे हैं, सो कैन दे चेंज इट? 100%। हमारी ज़्यादातर डिजीज़ हमारे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बाहर के बहुत से क्योस, ओवरथिंकिंग के कारण हमारा पूरा सिस्टम शट डाउन है। जिसके पास कैपेसिटी थी, हमें उसको ट्रेन नहीं करना। इमोशन रेगुलेशन को ऐसा समझा जाता है कि ये भी लग्जरी है, ये तो अमीर लोगों का काम है, हम तो रोज़ के मतलब 9 to 5 बच्चे, घर, तो ये हमारे लिए नहीं है। तो इमोशनल रेगुलेशन जो है उसको आम जनता अपनी लाइफ में कैसे अपनाए, डेली प्रैक्टिसेस में कैसे लाए? तो ऐसे काम का क्या फ़ायदा जो 6 साल बाद जाकर आपको बीमारी दे? अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी बीमारी सिर्फ फिज़िकल लेवल पे नहीं लेकिन आपके इनर स्टेट का भी रिज़ल्ट है, तो क्या आप मानेंगे? ये बात बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमारा पूरा जीवन हमारे इमोशंस और हमारे इनर स्टेट पर ही आधारित होता है। इस टॉपिक को आज गहराई से समझेंगे माइंड बॉडी का कनेक्शन, कैसे बीमारियां जन्म लेती हैं, कैसे दबे हुए इमोशंस अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इफ़ेक्ट करके एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ बेहद फेमस और रिस्पेक्टेड होलिस्टिक कोच मौजूद हैं, जिनको पब्लिक डिमांड पे फिर से इनवाइट करा, हमने रिक्वेस्ट किया आने के लिए। आपके हज़ारों कमेंट्स आए पहले एपिसोड को, आपने बहुत प्यार दिया और आज हमने उन्हें फिर से इनवाइट किया है क्योंकि इस टॉपिक को वो बेहतर तरीके से समझाते हैं और बहुत ही गहराई में जाके एंशिएंट विजडम के साथ जोड़ के हम इसको समझेंगे कि कैसे माइंड, बॉडी और इमोशंस सब कुछ कनेक्टेड है और आपकी डिजीज़ सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पर भी ग्रो करती है। लेट्स वेलकम द स्पेशल गेस्ट मिस्टर अनुराग ऋषि जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। एंड लास्ट एपिसोड वाज अ बिग हिट, सबको बहुत पसंद आया और कमेंट्स, अगर 800 कमेंट्स हैं तो सारे कमेंट्स में था कि पार्ट 2 लाएं, 3 लाएं, 4 लाएं। अनुराग जी को सुनते रहने का मन करता है। बहुत ही ब्यूटीफुली पीपल हैव रिएक्टेड। लोगों का प्यार है, ये जो बड़ों का आशीर्वाद और सबका प्यार मिलता है, यही एक बहुत बड़ा फ्यूल है मुझे लगता है मेरी लाइफ का, कि जो लाइफ में हर एक चीज़ को बहुत आसान बना देता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार और इतना मोहब्बत, इतनी दुआएं देने के लिए। थैंक यू। वेरी वाइस ऑफ यू सर। सो पहले एपिसोड के जो कमेंट्स है उसमें हमने एनालाइज किया कि लोगों ने चक्रा 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 बहुत लिखा है। तो क्या हम चक्रा को आगे, आज के एपिसोड में तो हम बीमारियों को थोड़ा डीपर समझना चाहेंगे, लेकिन क्या आगे आके हम चक्रास को समझ पाएंगे आपके साथ? हाँ ज़रूर, कोशिश करेंगे कभी, क्योंकि अगर हम आज जो कॉन्सेप्ट अभी आज टच करने वाले हो आप, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो हमारे लिए चक्रा सिस्टम को समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। ओके। कि हमारा शरीर किन लेयर्स के साथ जुड़ करके कैसे कैसे काम कर रहा है। Okay. तो मुझे लगता है कि अगर इसके बाद अगर लोगों ने चाहा और वो चाहते हैं कि वो चक्रा सिस्टम को समझें,
तो ज़रूर इस पे बात करेंगे और लोगों को एक अच्छा इंसाइट देने की कोशिश करेंगे। ओके, लवली। सो मैं बता दूं कि अभी तक अनुराग जी ने चक्रा किसी भी पॉडकास्ट पे कवर नहीं किया है। अगर आप चाहेंगे और भारी डिमांड आएगी तो हम ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चक्रास को कवर करें, क्योंकि वो थोड़ा डीपर लेवल पे जाने की चीज़ है। तो आप लगा सकते हैं कि चैप्टर 3 हो जाएगा। चैप्टर 1 हमारा पहला एपिसोड हो गया, ये चैप्टर 2। लेकिन आज का एपिसोड अगर आप आज पहली बार देख रहे हैं, इस एपिसोड को पहला नहीं देखा है, तो भी ये अपने आप में एक कंप्लीट एपिसोड है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप 1 भी देखिए, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल एपिसोड है। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। सर, क्या जीवन वास्तव में माइंड का ही परिणाम है? पूरा जीवन? देखिए, काफ़ी हद तक अगर हम इसको एक एनोलॉजी के हिसाब से समझें तो काफ़ी हद तक माइंड का ही परिणाम है। अब वो माइंड भी 2 तरह का है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड का ही परिणाम है। अगर हम ऐसा करें तो कहें तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है अक्सर कि हम जो अपने माइंड से जो भी कुछ कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, या जितने भी एनालिटिक्स कर रहे हैं, ये सब कुछ हम अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सब चीज़ें भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस होकर के ही आ रही हैं। जैसे आपने ये सुना होगा कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ 5% काम करता है, बाकी 95% हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जिसको मिलाकर के हम सबकॉन्शियस बोल देते हैं, वो काम कर रहा है। हमारी हार्ट बीट, हमारा डाइजेशन, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स का ब्रीथ करना, मतलब पूरी एनाटॉमी का जितना भी स्ट्रक्चर है, ये सब एक स्टोर्ड प्रोग्रामिंग से चल रहा है। अगर हम इसको कॉन्शियसली चलाना होता तो शायद हम 5-7 मिनट में मर जाते। यानी जो सांस ऑटोमेटिकली जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये चल रही है, अगर हमें ये खुद से चलानी हो तो हम कितनी देर मतलब इसको चला पाएंगे। ऐसे ही बॉडी का जितना भी सिस्टम है वो सबकॉन्शियसली एक प्रोग्राम्ड है, एक स्टोर्ड प्रोग्राम है जो इस पूरे सिस्टम को गवर्न कर रहा है। ऐसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड, जो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे हम कोई डिसीजन लेते हैं, किसी चीज़ में हमने कोई एनालिटिक्स करना है, कोई प्लानिंग करनी है, हमें लगता है ये हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा है, लेकिन असल में ये कॉन्शियस नहीं कर रहा, ये भी सबकॉन्शियस ही कर रहा है। तो लोगों को लगता है मेरी जिंदगी मेरे माइंड का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन एक्चुअल में वो मेरे सबकॉन्शियस अवचेतन मन का बाय प्रोडक्ट है, जिसमें मेरे पास जैसे बिलीफ्स रखे हैं, जैसी मेरी प्रोग्रामिंग रखी है, जैसा मेरे पास सॉफ्टवेयर मेरे पास रखा हुआ है, उसके बेसिस पर मैं डिसीजन ले रहा हूँ, एनालिटिक्स कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ। मुझे आज कोई भी जो डिसीजन मुझे लगता है कि मैंने ये डिसीजन लिया, ये मेरा डिसीजन नहीं है, मेरे कुछ बिलीफ्स, मेरे कुछ इमोशनल स्टेट, मेरी कुछ जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, उसके बेसिस पर मैंने डिसीजन लिया है, जो कि हमें लगता है कि कॉन्शियस है। और ऐसी मेडिकल साइंस ने बहुत सी, न्यूरो साइंस ने बहुत सी रिसर्चेस की, जिसमें ये देखा गया कि जो हमें लगता है कि ये डिसीजन मैंने लिया है, वो एक्चुअल में कई नैनो सेकेंड पहले लिया जा चुका है। मेरी अवेयरनेस उस पर बाद में जाती है। जैसे आपने डिसीजन लिया कि आपको मेरे साथ पॉडकास्ट करना है, तो आपको लग रहा है ये आपका डिसीजन है। ये आपके सबकॉन्शियस ने ये बात करने का डिसीजन ले लिया था, आपकी अवेयरनेस काफी देर बाद उस पर गई और फिर आपने इसको एक लेबल दिया कि ये डिसीजन मैंने लिया है, लेकिन बहुत माइक्रो सेकेंड्स पहले ये डिसीजन हम ले चुके थे। तो जिंदगी के बहुत से डिसीजंस हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग, हमारे बिलीफ्स, हमारे पैटर्न से आ रहा होता है, इसलिए हमारी लाइफ को भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही गवर्न कर रहा है। लाइफ उसी का एक बाय प्रोडक्ट है। ओके, सो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी स्टोर्ड है, वो जब से हम पैदा हुए हैं तब से वो चीज़ें, इमोशंस, थॉट्स या फिर कोई भी नोशन है किसी चीज़ को, फैक्ट को हमने अपने स्टोर करते रहे और वो हम आज भी वो डिसीजन लेते रहते हैं। 100%। तो क्या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं? बिल्कुल, मे बी change समबडी कर इज नॉट सकते हैं। हैप्पी विद देयर लाइफ, या वो अपने आप से खुश नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो गिल्ट में है, या वो बीमार है बहुत ज़्यादा, किसी भी तरह से मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ में वो ठीक नहीं फील कर रहे हैं। सो कैन दे चेंज इट? 100%। मेरी जिंदगी मेरे कॉन्शियस माइंड का रिजल्ट है ही नहीं। Okay. जो इंसान बीमार है, जो इंसान किसी एडिक्शन में है, चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो, वो सिगरेट पीता हो, टबैको खाता हो, ड्रग्स लेता हो, शराब पीता हो, पॉर्न, कोई भी एडिक्शन हो, क्या उसने इसको कॉन्शियसली छोड़ने का कई बार प्रयास नहीं किया होगा? किया होगा, पर वो इसको क्या कर पाता है? नहीं। जिंदगी में जो भी मेरे पास, मेरी बॉडी में बीमारी आ रखी है, मेरे पास लाइफ में जो भी मेरे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, ये क्या मैं कॉन्शियसली इनको चेंज कर सकता हूँ? कॉन्शियसली तो मैं सिर्फ वरी कर सकता हूँ, मैं इनको चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉन्शियसली ड्राइव ही नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं सब कॉन्शियस से ड्राइव। जैसे मैं एक एनालॉजी देता हूं कि एक बहुत बड़ा महल है, उस महल के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना रखा है, या राजा को एक्सेस है उस खजाने का। अब मैं चाहता हूं कि वो खजाना मुझे भी मिले, और मैं उस महल के बाहर जो गेट कीपर है, मैं उससे बात कर रहा हूं कि भाई मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। तो क्या गेट कीपर मुझे अंदर जाने देगा? कभी भी नहीं। वो कहेगा आपके पास एक्सेस ही नहीं है। वो सबकॉन्शियस माइंड, जहां पर पैटर्न्स, जहां पर इमोशंस, जहां मेरी एक आइडेंटिटी है,
वो सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव हो रही है, कॉन्शियस से नहीं हो रही। इसलिए जिंदगी में हम कुछ भी बदलना चाह रहे हैं, हम किससे बदलना चाह रहे हैं? कॉन्शियस माइंड से। हम मोटिवेट हो रहे हैं या हम ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो इससे सुनने से कुछ भी नहीं होगा। अगर इसमें कुछ चीजें बताई जाएं और उनको आप प्रैक्टिस करें और वो एक ऐसी स्टेट में आपके सबकॉन्शियस में एंटर कर जाएं, तो जिंदगी में बदलाव आएगा। बाकी सब कुछ सिर्फ माया है और टेम्परेरी चीजें हैं, हम उनसे गेट रिड नहीं हो सकते हैं। ओके, सो इज देयर अ वे टू ओपन द डोर? जो आपने कहा कि एक वो खड़ा है वहाँ पे वजीर जो भी, तो उस एंटर कैसे करना है सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में? हाँ, मैं इसको थोड़ा टाइम लूँ समझाने के लिए। जरूर जरूर। अब देखो, एक महल है, महल के अंदर बहुत बड़ा खजाना रखा है जिसको हम मानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ओके, 95% हम बोल रहे हैं लाइफ उसी से गवर्न होती है। 5% सिर्फ हमारे कॉन्शियस माइंड से, जो कि सिर्फ गेट कीपर जैसा है, उससे गवर्न होती है। अब गेट कीपर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं एडिक्शन छोड़ना चाहता हूं, मेरा कॉन्शियस मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा है। वो 2 मिनट बाद मेरी विल पावर जब एग्जॉस्ट होती है, मैं बैक टू वहीं आ जाता हूं अपने एडिक्शन पे। मेरी बीमारी ठीक करना चाह रहा हूं, 2 मिनट में कोई प्रैक्टिस करता हूं, फिर जब कमर में दर्द होता है फिर लगता है मैं वहीं आ जाता हूं मेरे पैटर्न के ऊपर। तो वो 5% भी एक्चुअल में 1-आधा% ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं ये सिस्टम इस एनालॉजी से आपको समझाऊं कि महल के अंदर अगर जाना है, उस खजाने को एक्सेस करना है, तो या तो आपके पास इनफ लॉजिक हो उस गेट कीपर को कन्विंस करने का कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूं और मुझे राजा से मिलना है। मैं क्या गेट कीपर आपको रोक सकता है अगर वो देखे कि प्रधानमंत्री खड़े हैं? अगर आपके पास कोई लॉजिक, या आप उसको लेटर दिखाओ कि भैया ये मेरे को लेटर मिला था राजा से, उन्होंने मुझे इनवाइट किया एक टॉक डिलीवर करने के लिए, उनका मैं वेलनेस कोच हूं, मुझे अंदर जाने दो, तो गेट कीपर आपको इजीली जाने देगा। यानी सबसे पहला उसको आप लॉजिक दो। दूसरा, अगर लॉजिक या प्रूफ या कुछ भी दो कि मैं अंदर जाना चाहता हूं और मुझे जाने दो। दूसरा, अगर गेट कीपर सोया हुआ हो तो आप चुपके से महल के अंदर जा सकते हो। तीसरा, अगर गेट कीपर हो ही ना, ड्यूटी पर ही नहीं है, तो आप महल के अंदर जा सकते हो। चौथा, अगर आप बार बार रिपीटिशन करो और बार बार हिट करो उसको आके कि जाने दो यार, एक बार मिलने दो, मुझे राजा से मिलना है, मुझे अंदर एक्सेस करना है, तो हो सकता है 1-1.5 साल के बाद उसका मन करे राजा को मैसेज देने का कि भाई कोई बाहर आया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ होता है। अगर हम, जो गेट कीपर है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, अगर हम उसको रेगुलरली लॉजिक्स देते हैं, प्रूफ्स देते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी कमांड, किसी भी निर्देश को हमारे सबकॉन्शियस तक जाने देता है। और वो चीज जब सबकॉन्शियस तक जाती है तो ही हमारी जिंदगी में वो होने लगती है। लॉजिक्स, प्रूफ्स, जैसे लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे रिट्रीट में जब लोग आते हैं तो पहले कुछ टाइम मैं उनके साथ वो सब चीजें डिस्कस करता हूं जिससे उनके पास वो प्रूफ मिले कि हाँ ये जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहला लॉजिक दो। जैसे मान लो कोई इंसान वेट लॉस करना चाह रहा है, अब वो एक एफर्मेशन कर रहा है कि मैं बहुत वेट लूज कर चुका हूँ, मेरा वेट लॉस हो चुका है, लेकिन वो ये कॉन्शियसली बोल रहा है और कॉन्शियस माइंड बोल रहा है चल बे भाग यहाँ से, कहाँ अंदर एंटर कर रहा है तू, ये बातें बाहर रह जाएंगी गेट कीपर तक। लेकिन अगर वो एफर्मेशन करने वाला इंसान उसको पूरे इमोशंस के साथ करे और उसको ये बात बोले कि भैया वेट लॉस करने के लिए मैंने खाने से पहले फाइबर लेना शुरू किया है, मैं खीरा, टमाटर, गाजर, ककड़ी मैं खाता हूँ। दूसरा, मैं रोज 5000 स्टेप्स चलता हूँ जिससे कि मेरा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, मेरी जठराग्नि प्रज्वलित होती है और मेरी बॉडी बढ़िया काम करती है। अगर वो ये काम कर रहा है और वो ये अपने सबकॉन्शियस को बताए, तो कितने % चांसेस हैं कि गेट कीपर को ये ट्रू लगेगा कि हाँ ये कर रहा है, ये सच बोल रहा है। तो वो वेट लॉस मेरा हो रहा है बिकॉज मैं फाइबर ले रहा हूं, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूं, बिकॉज, तो अब ये लॉजिक है, बिल्कुल ट्रूथ है, ये प्रूफ है, तो ये स्टेटमेंट सबकॉन्शियस के पास जा सकती है। लेकिन अगर मैं झूठा बोल रहा हूं कि भाई मेरे को राजा के पास जाने दो, मैं तो उनका बड़ा अच्छा दोस्त हूं, वो कहेगा नहीं, ऐसे 100 लोग आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, निकलो यहां से। दूसरा, जब गेट कीपर सोया हुआ हो। आप देखो हमारे सबकॉन्शियस की ज्यादातर प्रोग्रामिंग कब हुई? बचपन में। कहते हैं 7 से 8 साल की उम्र तक हमारे पास बहुत सारे बिलीफ्स, बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सी चीजें हमारी बन जाती हैं ऑलरेडी। हमारे पास जितने भी इमोशनल ट्रॉमास या जितनी भी चीजें आप देखोगे उसमें बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे बचपन की गई चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग का है। कि हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप कैसा हुआ, हमें पेरेंट्स ने एक इमोशनल स्टेट दी या नहीं दी, हमें बहुत पैम्पर करके रखा। आज बच्चों को जितना पैम्पर किया जा रहा है उनका इमोशनल क्वोशंट जो है उतना ही वीक होता जा रहा है। तो वो जो प्रोग्रामिंग हुई वो, उसको बेसिकली हम बचपन नहीं बोल सकते, उसको हम माइंड की एक स्टेट बोलते हैं जिसको बोलते हैं थीटा ब्रेन वेव।
ओके जब बच्चा पैदा होता है तो वो डेल्टा ब्रेन वेव में होता है। डेल्टा का मतलब डीप स्लीप जैसी कंडीशन। जब हम रात को डीप स्लीप में होते हैं तो हम डेल्टा में होते हैं, जहां ब्रेन वेव्स 0.4 से लेके 4 तक होती है। बहुत स्लो यानी माइंड आउटवर्ड मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, वो डेल्टा में, जीरो है। जैसे ही वो 6 महीने क्रॉस करता है तो उसकी ब्रेन वेव्स डेल्टा से थीटा में आ जाती हैं, जो 4 हर्ट्ज से लगभग 8, 10, 12 हर्ट्ज तक भी जाती हैं। तो ये 2 से 4 हर्ट्ज तक जाती हैं। तो ये थीटा में जब वो आता है तब वो सजेस्टेबल हो पाता है, तब आप उसको जो सिखा, आप देखोगे बच्चा जो एक 1-1.5 साल से बड़ा हो जाता है, जब वो बोलना सीख जाता है, 2 साल क्रॉस कर जाता है, तो वो हर चीज़ पे क्वेश्चन करेगा। मम्मा ये क्यों होता है, ये यहाँ क्यों रखा है, ये क्यों रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वो अब क्यूरियस है जानने के लिए। तो वो उसकी कौन सी स्टेट है, वो उसकी थीटा ब्रेन वेव है, जहां पर उसको आप जो भी बोलोगे, आप उसको बोलोगे भैया तू हिंदू है, तुमने भगवान की पूजा करनी है, तुम मुसलमान हो, तुमने खुदा की पूजा इबादत करनी है, तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, तुम ये करोगे, तुम्हारे पापा अच्छे नहीं है, तुम्हारी मम्मी अच्छी नहीं है, तुम्हारे दादा अच्छे नहीं, उसके पास वो प्रोग्रामिंग वो स्टोर कर लेगा। वो बेसिकली एक ब्रेन वेव है जिसको हम थीटा बोलते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, थीटा से हम अल्फा से बीटा में हम ज्यादातर दिन में रहने लगते हैं। आप और मैं इस समय बीटा मोड में हैं। अच्छा, बीटा मोड है कॉन्शियस मोड, जहां हमारी पूरी जो अटेंशन है वो बाहर की तरफ है। अच्छा, चीजों के ऊपर, लोगों के ऊपर होगी, जो सुन रहे हैं रिसेप्टिव है, वो भी बीटा में है। बीटा की 2 स्टेजेस हैं, एक हाई बीटा, एक लो बीटा। हाई बीटा में ब्रेन वेव्स 30 तक बहुत हाई जाती हैं, जब मैं कोई स्ट्रेस में हूं, कोई काम कर रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं, सोच रहा हूं, एग्जाम देना है, लड़ना है, भिड़ना है, कुछ भी करना है, हाई बीटा है। लो बीटा का मतलब मैं बाहर तो हूं लेकिन मैं थोड़ा सा अवेयर हूं, मैं थोड़ा सा शांत हूं। जैसे अभी हम दोनों इस समय जब बात कर रहे हैं तो हो सकता है मैं थोड़ा हाई बीटा में हूं और आप इस समय लो बीटा में हो, आप थोड़ा रिलैक्स हो, सुन रहे हो, फोकस्ड हो, ध्यान से हो। तो ये आउटवर्ड मूवमेंट है कॉन्शियस माइंड की, इसमें कुछ प्रोग्राम नहीं हो सकता। जो सुनने वाला इस समय लो बीटा में है, मैं बोलूं भैया सिगरेट पीना छोड़ दो, कुछ नहीं, जीरो इम्पैक्ट है। मैं बोलूं ध्यान करना शुरू, जीरो इम्पैक्ट है। इसीलिए जब लोग हमारे पास रिट्रीट में आते हैं, जब हम उनको अल्फा और थीटा की स्टेट में लेकर के जाते हैं, तब वो जो गेट कीपर है वो नहीं है। तो थीटा की स्टेट वो स्टेट है जहां ब्रेन वेव्स बहुत स्लो हैं, जहां माइंड आउटवर्ड मूवमेंट नहीं कर रहा, अब वो रिलैक्स्ड है, बाहर की चीजों को देख नहीं रहा, 5 इंद्रियां बंद हैं, आंखें बंद, कान बंद, नाक बंद, सेंसेस बिल्कुल रिलैक्स्ड, शांत। उस समय पर जब वो आउटवर्ड मूवमेंट नहीं कर रहा तो वो इनवर्ड एक ऐसी स्टेट में है जहां पर द्वारपाल या गेट कीपर नहीं है। और उस टाइम पर कोई भी उस महल में एंटर करना चाहे, कोई भी स्टेटमेंट, वो एंटर कर जाती है। स्पेशली जो स्टेटमेंट, जो चीज हैवी इमोशंस रखती होगी। आप देखो कई बार आज, क्योंकि मैं तो सैकड़ों हजारों लोगों से मिलता हूँ, मेरे पास इतने लोग आते हैं, मैं देखता हूँ उनकी जिंदगी में जो भी कुछ गड़बड़ हुआ वो एक बहुत हैवी इमोशन के कारण हुआ। इमोशन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो इंटरनल उस इमोशन में ड्वेल करने लग गए। आउटवर्ड मूवमेंट नहीं है, वो अल्फा की स्टेट में है, और वहां पर एक ही इमोशन हुआ, उसने हिट किया, और आज वो इमोशन पिछले 25 साल से उनकी जिंदगी को नर्क बनाए हुए है। किसी ने धोखा दिया, चाइल्ड का मोलेस्टेशन था, कोई पास्ट की अनवर्दीनेस थी, कोई फियर ऑफ फेलियर था, किसी टाइम पर हमारे पास आया, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, वो एक स्ट्रांग मेमोरी हमारे पास अंदर दिमाग में चली गई। क्यों? क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड नहीं था। मैं एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट में था जो मुझे इनवर्ड मूवमेंट दे रहा था। तो अगर हम थीटा और अल्फा की स्टेज में एंटर करना सीख जाएं तो ये हमको एक ऐसी पावर देता है कि यहां पर जो भी चीज आएगी वो मेरे सबकॉन्शियस में इंपैक्ट कर जाएगी, और सबकॉन्शियस में जो भी प्रोग्रामिंग है, मुझे आउटवर्ड जिंदगी में वही लोग, वही सिचुएशंस, वैसी ही परिस्थितियां, सब कुछ वैसा दिखने लगेगा। जैसे मान लो आपने कोई कार लेनी हो, कोई भी आपकी ड्रीम कार मान लो आपने लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, आपने SL लेनी है, तो अब आपको रोड पे ना SL ही दिखाई देगी। आपने फॉर्च्यूनर लेनी है, आप कहोगे ओ वो जा रही फॉर्च्यूनर, 50 और कार्स जा रही हैं, आपका ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास माइंड में एक सिस्टम है, इसको बोलते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये ब्रेन का गूगल है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। आपके पास जो सबकॉन्शियस बिलीफ्स रखे हैं, ये सर्च इंजन उसी को ढूंढता है। आपके पास एक बिलीफ रखा है, यार लोग तो मुझे धोखा ही देते हैं, अब कौन कौन धोखा देगा, आपका RAS उसी पे फोकस करेगा। जो अच्छा कर रहा है आपके साथ, आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। मेरी जिंदगी में तो यार हमेशा मेरा तो लक ही खराब है, अब कैसे कैसे कहां लक खराब हो सकता है, आपका RAS उन्हीं, ऐसा नहीं कि आपका लक खराब है, बाकी चीजों पर ध्यान न देके जहां से वो लक खराब मिल सकता है, RAS उस पे फोकस कर रहा है। मतलब हम खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मेरे सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग ऐसी रखी हुई है।
ओके कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि यार पैसे तो 2 नंबर वाले लोग ही कमाते हैं, पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा तो बड़ा मुश्किल है, और पैसा कमाने से तो लोगों की बीमारियां लग जाती हैं, सेहत खराब हो जाती है। अब वो इंसान जिंदगी भर पैसा नहीं कमा पाएगा क्योंकि 2 नंबर का काम वो करता नहीं है और उसको लगता है कि 1 नंबर से तो पैसा आ ही नहीं सकता, उसका आरएएस उन चीजों पर फोकस ही नहीं करेगा। जबकि अगर आपकी ये प्रोग्रामिंग हो कि मुझे तो जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ओके मुझे तो अच्छे ही लोग मिलते हैं जब भी मिलते हैं, आप देखोगे वैसे ही लोग, वैसी अपॉर्चुनिटीज, वैसी सिचुएशंस हमारी बनती जाएंगी। तो बिल्कुल हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन तब जब ये थीटा और अल्फा की स्टेज में हो। बीटा यानी कॉन्शियसली किसी भी माइंड को प्रोग्राम करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो जो भी मोटिवेशन है वो सरफेस लेवल पे रह जाती है। प्रैक्टिसेस, डीप प्रैक्टिसेस ही हमारे सबकॉन्शियस को पेनिट्रेट करती है और हमारी जिंदगी को बदलती हैं। ओके तो ये बात सच है कि हमारा पूरा जीवन मन का परिणाम है, ये काफ़ी हद तक सच है और प्रैक्टिकली हम इसको बदल भी सकते हैं। 100% बदल सकते हैं। सर तो सर जैसे मेंटल हेल्थ की बात करेंगे आज और फिजिकल हेल्थ, 2 मेजर एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि इमोशन से ही बीमारी बनती है, तो क्या फिजिकल हेल्थ को हम चेंज कर सकते हैं? क्या बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है? क्या सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को हम ऑन कर सकते हैं अपनी बॉडी के? अमेजिंग क्वेश्चन प्रियंका। आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, आपने बोला सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को क्या हम ऑन कर सकते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, क्या उसने सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को ऑन किया हुआ है? कॉन्शियसली तो नहीं, शायद कॉन्शियसली तो नहीं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उसका सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली ऑन मोड पर है। हम सबका सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म हमारे पास इनबिल्ट अंदर है। जब मुझे कोई भी डिजीज नहीं हो रही है तो इसका मतलब मेरी बॉडी के पास ये कैपेसिटी है कि वो बैक्टीरिया से लड़ रही है, पता नहीं कितने ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया से वो लड़ रही है, वो पैथोजन से, वायरसेस से, फंगाई से। मेरी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं 1 सेकंड में। एक पर्टिकुलर सेल 1 मिलियन से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है 1 सेकंड में, और पूरी बॉडी तो ट्रिलियंस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो क्या मैंने इसको ट्रेन किया? क्या इसके लिए मुझे कोई भगवान का आशीर्वाद या मुझे कोई चीज चाहिए? नहीं चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक चीज समझनी है कि मेरी जो स्टेट है उसको मैंने खराब किया है। ओके मतलब हेल्थ कहीं से पाने से नहीं आती, वो हमारे पास है। बीमारी खरीदनी पड़ती है, बीमारी के लिए एफर्ट करना पड़ता है। हेल्थ तो हमारा बाय प्रोडक्ट है। अच्छा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हम सुनते हैं कई लोगों को कैंसर हो गया, सुनते हैं ना, कैंसर डेवलप हो गया। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे, उससे ये पूछेंगे कि क्या जो हम लोग इतने सारे हेल्दी लोग हैं या हमें वो डिजीज नहीं है, तो क्या हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स हैं? बोलेगा 100% है। हाँ। हम सबकी बॉडी में वो बन रहे हैं, लेकिन साथ ही खत्म भी हो रहे हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, स्पेशली जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, जो हमारे वाइट ब्लड सेल का एक पार्ट होते हैं, जिनको स्पेसिफिकली हम टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, टी सेल्स होते हैं, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में मूव करते हैं, बोन मैरो में बनते हैं और हमारे थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं। Okay. तो बेसिकली इनके पास कैपेसिटी है कि ये रोज हमारे कई कैंसर सेल्स को ईट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, रोज ये प्रक्रिया चल रही। इसके लिए मैंने कुछ ऑन किया? नहीं। लेकिन मैंने कुछ ऑफ किया। मैंने स्ट्रेस को बुलाया, मैंने डिप्रेशन को बुलाया, मैंने एंजाइटी को बुलाया, मैंने गलत खाने को अपनी जिंदगी में चुना, मैंने टॉक्सिसिटी अपनी बॉडी में डाली। मैंने अपने शरीर को ये एनवायरनमेंट दिया जिससे कि मेरे ये टी सेल्स, मेरा ये इम्यून मैकेनिज्म काम करना बंद कर दे। अब कैंसर सेल एक हेल्दी इंसान की बॉडी में भी थे और एक जिसको डिजीज हुई उसकी बॉडी में भी थे। फर्क क्या था कि यहां पर मेरा इम्यून मैकेनिज्म काम कर रहा था, वहां पर वो काम करना बंद कर गया। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं कि मैंने अपने माइंड को एनवायरनमेंट क्या दिया है। Okay. क्या मैं स्ट्रेस में हूं, डिप्रेशन में हूं, एंजाइटी में हूं? और आज ये प्रूव किया जा चुका है कि जितनी भी क्रॉनिक इलनेसेस, क्रॉनिक 2 तरह की बीमारियां हैं, एक एक्यूट, एक क्रॉनिक। जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, जो 5, 7, 10, 15, 20 साल, 6 महीने, 1 साल से लंबी बीमारी जो हो रही है, वो साइकोसोमैटिक है। Okay. मतलब हमारा माइंड उसको क्रिएट कर रहा है। अब क्या माइंड ने कोई मशीन लगा रखी है कि बीमारी क्रिएट करो? नहीं। उसके पास जब कुछ नेगेटिव पैटर्न्स आ जाते हैं तो हमारी फिजिकल जो बायोलॉजी है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हमारा सबसे प्राइमरी टास्क है स्ट्रेस से लड़ना, एंग्जाइटी से लड़ना, माइंड में जो भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आई है उससे लड़ना। अब मेरे पास बहुत से सिस्टम्स हैं। मेरा मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेरा इम्यून सिस्टम है, मेरा ये क्या बोलते हैं इसको, मेरा गट का जो पूरा का पूरा सिस्टम है जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम बोलते हैं, मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। मेरी बॉडी सारे सिस्टम्स को दाव पर लगा देती है जब उसके पास स्ट्रेस आता है।
अच्छा, वो कहती है तुम रुक जाओ भाई। मेंटल हेल्थ को फिक्स करने में लग जाती है और फिजिकल को पीछे रख देती है। फिक्स करने में नहीं लग जाती, उससे लड़ने में लग जाती है। फिक्स करना इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जिन लोगों को स्ट्रेस होता है, सबसे पहले उनका पेट खराब होता है। हाँ, उनको IBS होगा, उनको एसिडिटी होगी, इंडाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का सबसे प्राइमरी टास्क था खाने को डाइजेस्ट करना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। सेल का टास्क था ATP बनाना। लेकिन अब अगर मान लो किसी के घर पे कोई अटैक हो जाए और वो खाना खा रहा हो, तो वो लोगों को क्या बोलेगा कि रुक जाओ, मेरे को खाना खत्म करने दो, फिर तुमसे लड़ता हूं। वो कहेगा खाना वाना छोड़ो, पहले तुम्हें देखता हूं, बाद में खाना खाऊंगा। तो जब स्ट्रेस आता है तो बॉडी बोलती है पहले इससे कॉप अप करो, खाना वाना डाइजेस्ट करना छोड़ दो। इसलिए पेट खराब होता है, इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी होती है। स्ट्रेस में जो भी है उसका पेट किसी ना किसी तरीके से खराब मिलेगा। हाँ, कई बार लोग घबरा जाते हैं, दे हैव टू रश टू द टॉयलेट हाँ, immediately. So why this is happening? Because the entire system is focusing on stress only. कि मुझे इससे कॉम्बैट करना है। तो पूरा का पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम, सारे पूरे बॉडी के प्रोसेसेस को, अब इसमें जो हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की, यहीं पर इसके बाद आता है मेरा इम्यून सिस्टम। बॉडी कह रही है भैया इम्यूनिटी को बाद में देख लेंगे, जो तुम्हारी बॉडी में प्रोसेस चल रहे हैं। अच्छा। हमारे पास प्रियंका हर मूवमेंट वियर एंड टियर, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में बहुत से सेल्स टूट रहे हैं, सेल डिवीजन हो रहा है, सिंगल हो रहे हैं कई सेल। मेरे बोलने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जिससे इन्फ्लेमेशन हो रही है, मेरी बॉडी के अंदर बहुत लॉस हो रहा है। तो ये जब मैं शांत होऊंगा तो मेरी बॉडी इसको वापस से रिपेयर करेगी। लेकिन अगर मैं शांत ही ना हूं, अगर मेरा दिमाग लगातार स्ट्रेस पे फोकस करता रहे, तो मेरा इम्यून सिस्टम दाव पे लग गया। यही कारण है कि हमारी ज्यादातर डिजीज हमारे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और बाहर के बहुत से कियोस, ओवरथिंकिंग के कारण हमारा पूरा सिस्टम शट डाउन है। जिसके पास कैपेसिटी थी, हमें उसको ट्रेन नहीं करना, हमें सिर्फ वो स्ट्रेस के लेवल्स को, हमें वो एंजाइटी को, वो डिप्रेशन को, वो ओवरथिंकिंग को काम करना है। बॉडी बैक टू नॉर्मल, वो अपना काम फिर से करने लगेगी। दैट्स अमेजिंग। हाँ, ओके। सो बड़ी बीमारियों को भी फिक्स किया जा सकता है अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू कर दें, या फिर सिर्फ छोटी मोटी बीमारियां हैं या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है उसी को फिक्स कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ी और छोटी बीमारी हमने बनाया है। बॉडी के लिए बड़ी और छोटी बीमारी कोई नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि खांसी जुकाम भी ऑटो इम्यून डिजीज में आता है, सोराइसिस भी ऑटो इम्यून में आता है, एक्जिमा भी ऑटो इम्यून में आता है, रोमेटाइड आर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून में आता है, और कैंसर भी ऑटो इम्यून में आता है। तो अगर मैं इसके पीछे थोड़ा सा इसको डीप डाइव करूं तो समझ में ये आता है कि ये सब डिजीजेस क्यों हो रही हैं। क्योंकि मेरी इम्यूनिटी प्रॉपरली काम नहीं कर रही, वो ऑटो पायलट मोड पर चली गई है, जिसको मेरी बॉडी को इंटेलिजेंटली गवर्न करना चाहिए था। वही कारण है कि मुझे जुकाम हो रहा है, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर रही है। मौसम बदला एकदम से, कल बारिश हुई, आज जुकाम हो गया। क्यों? मेरी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट कर, जबकि वो कंट्रोल में होनी चाहिए थी। कारण क्या है कि मेरे पास, और ये आप देखोगे ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिनके पास कोई लैक रखा होता है, कोई कमी है, कोई डर है किसी चीज का, फ्यूचर का, पैसे का, रिलेशनशिप्स का। तो वो इम्यूनिटी ऑटो मोड पे चली जाती है, अपने आप काम करने लगती है, और थोड़ी सी भी चीज पे रिएक्ट, जरा सा सर्दी हुई वो रिएक्ट करेगी कि जल्दी से बॉडी का सिस्टम चलाओ, एकदम से जुकाम लगाओ, ये करो, वो करो, खांसी करो, बॉडी एकदम से वो ओवर रिएक्ट कर रही है। तो बेसिकली बड़ी और छोटी हमारे और आपके समझने के लिए है, लेकिन बॉडी के लिए बड़ा और छोटा कुछ भी नहीं है। उसके लिए सब एक ही कैटेगरी में आती हैं कि आपका इंटरनल सिस्टम इम्बैलेंस है। और मैं तो अक्सर, मेरे पास रिट्रीट में लोग आते हैं, वो कहते हैं सर मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई। मैंने कहा कोई भी डिजीज इज अ गॉड गिफ्ट। आपकी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा था जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे। आप पैसा कमाओ, भागो दौड़ो, ये करो, बाहर जाओ, स्ट्रेस, ये वो, लेकिन आपकी बॉडी चाह रही थी कि भैया थोड़ा सा मुझे भी देख ले, थोड़ा शांत हो जाओ, घर बैठो, रिलैक्स करो, सांस गहरी ले लो, थोड़ा काम कर लो, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स कर लो। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अब आपका ध्यान खींचने के लिए कि समथिंग इज रॉन्ग हैपनिंग इनसाइड यू, यू विल हैव टू फिक्स इट। तो आपको ये चीज मिली है, एंड नाउ दिस इज द टाइम कि आपकी इनवर्ड जर्नी को शुरू करने का मौका है। आप अंदर उतरो, रिलैक्स हो, थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट को एक्सपीरियंस करो, थोड़ा सा विजुअलाइजेशंस, थोड़ा सा ब्रेथ की प्रैक्टिसेस, इन सबको करो, ताकि आप देखो कि इससे आप सिर्फ अपनी इस फिजिकल बॉडी को नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को बैलेंस कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी विडंबना है, लास्ट में छोटी सी बात करके इस प्रश्न को खत्म करूंगा। बहुत बड़ी विडंबना है कि जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम अपनी जर्नी को इनवर्ड नहीं करते। हम वेट कर रहे हैं डिजास्टर की कि कुछ होगा, तब जो है मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा, तब तक मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूं। और ये एक आयरनी है, ये विडंबना है। लेकिन अगर हम पहले ही अपने इंटरनल सेल्फ के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दें तो शायद ये नौबत कभी ना आए।
ट्रू सर, इट्स लाइक एन अलार्म, एक मैसेज आपको बॉडी दे रही है। अगर छोटी छोटी बीमारियां हो रही है तो वो छोटा छोटा आपको सिग्नल दे रही है कि लुक इनवर्ड्स, रुक जाओ, थोड़ा जैसे थम अभी जाओ। आपने प्रियंका बोला ना बड़ी बीमारी, हाँ। हर बड़ी बीमारी आने से पहले बहुत से छोटे संकेत देती है, सिग्नल्स आते हैं, बहुत छोटे छोटे सिग्नल्स आते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, हमें उससे कोई डीप इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जब बड़ा सिग्नल आता है तब हम कहते हैं नाउ ब्रेक लगाओ, अब जो पैसा कमाया वापस से अपने ऊपर लगाओ, अब अपने आप पे ध्यान दो, अच्छा खाओ, अच्छी प्रैक्टिसेस करो, अच्छी रिट्रीट्स अटेंड करो, अच्छा मेडिटेशन करो, अच्छा खाना खाओ, तो फिर हमारी जर्नी इनवर्ड शुरू होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी वेट क्यों करनी, राइट। क्यों बड़े डिजास्टर की वेट कर रहे हो, क्यों नहीं अपने इंटरनल जर्नी को आज से ही आप शुरू करते हो, जो कि आपकी जिंदगी में कभी ये चीजें ना आने दे। राइट सर, कुछ लोग बोलते हैं कि समय नहीं है ये सब बातें, मतलब ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पॉडकास्ट सुन लिया आपने, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो इमोशन रेगुलेशन को ऐसा समझा जाता है कि ये भी लग्जरी है, ये तो अमीर लोगों का काम है, हम तो रोज़ के मतलब 9 to 5 बच्चे घर, तो ये हमारे लिए नहीं है। तो इमोशनल रेगुलेशन जो है उसको आम जनता अपनी लाइफ में कैसे अपनाए, डेली प्रैक्टिसेस में कैसे लाए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ फिजिकल ऑल्सो, लाइक फिजिकली आपको अच्छा लाइफ जीना है तो इमोशनल रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इसको कैसे समझें लोग? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ये बहुत शानदार, मुझे लगता है लोगों को इससे एक बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट मिलेगा। जो लोग ये बोलते हैं कि ये इमोशनल रेगुलेशन या अपने माइंड के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना ये एक लग्जरी है, आप देखोगे यही लोग जब कोई चैलेंज ज़िंदगी में आता है तो सब छोड़ छाड़ के अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। हमें ये लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आज आपके पास टाइम नहीं है तो इसका मतलब आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हो। अगर अपने लिए जो जिस मतलब ये हमारा परमानेंट एड्रेस है, हमारा घर का एड्रेस हमारा एड्रेस नहीं है, हम यहाँ रहने वाले हैं बचपन से लेकर लास्ट तक, हमारा सबसे बड़ा कंपेनियन हम खुद हैं, हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा कोई भी रिलेशन हमारे को ज़िंदगी भर साथ नहीं रहेगा जितना सबसे बड़ा साथ हमारे शरीर और हमारे मन, हमारे दिमाग ने हमारा निभाना है। अगर हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है तो इसका एक छोटा सा अर्थ ये निकलता है, ये थोड़ा गहरे स्तर पर जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी चेतना अभी उस स्तर पर नहीं है, हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल अभी वहाँ पर नहीं है जहाँ पर मैं ये देख सकूँ कि मुझे सबसे पहली ज़रूरत अपने आप की है, मुझे सबसे पहला ध्यान अपने आप का देना है। और यही लोग जो बोल रहे हैं समय नहीं है, ये 2 घंटे रील्स कब स्क्रॉल कर देते हैं पता नहीं लगता है, ये किसी के साथ आधा घंटा बैठ के बात कर सकते हैं। ये आप कहोगे जी नहीं मैं तो अपने काम में ही बहुत बिजी होता हूं, तो ऐसे काम का क्या फायदा जो 6 साल बाद जाकर आपको बीमारी दे। हम अपनी पूरी जवानी बेच देते हैं बुढ़ापा खरीदने के लिए, पूरी जवानी बेच देते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम नहीं करना, जैसे मेरा काम है या और कोई इस वीडियो को देख रहा है, आप कर रहे हो, मेरा काम मेरी मोहब्बत है, मेरे लिए काम नहीं है। आई लव दिस थिंग। मैं आप मुझे यहाँ 6 घंटे बैठाओ, मैं 6 घंटे बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। हम रिट्रीट्स करते हैं 6-6 दिन कंटिन्यूसली, सुबह शुरू होते हैं 9 बजे और रात के 2-2, 3-3 बज जाते हैं। मतलब कई बार लोग बोलते हैं सर आप 9 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे लोग रिट्रीट खत्म कर देते हैं। मैं कहता हूँ जी ये इसलिए नहीं था कि ये कोई काम है, ये इसलिए था कि ये मोहब्बत है। तो जब तक तुम्हारे दिल तक बात नहीं पहुंचेगी मैं अपना काम खत्म, काम नहीं है मोहब्बत है। तो अगर तो आप मोहब्बत कर रहे हो तो फिर तो आपको किसी ट्रीटमेंट की, कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लव इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन। एक बर्नी सीगल की एक बुक हुई लव मेडिसिन मिरेकल, वो कहते हैं लव दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिन है जो मिरेकल कर सकता है। इफ़ यू लव योर वर्क दैट इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन, बट इफ़ यू आर नॉट लविंग योर वर्क और आप मजबूरी में उस काम को कर रहे हो तो ये मजबूरी एक ना एक दिन जाकर शरीर की बीमारी बनेगी, रोग बनेगी। इसके लिए सबसे पहले इस पर ध्यान देना शुरू कर दो। अब इसका दूसरा पार्ट एक और ऐड इसमें करना चाहूँगा, जहाँ लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है इसको करने का। तो मैं कहता हूँ टाइम मैं देता हूँ आपको। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं और उस 24 घंटे में से आपका सबसे मेजर टास्क होता है 8 से 10 घंटे सोना, 7 से 10 घंटे सोना। और कई बार आप नोट करोगे कि कई बार 8 घंटे की नींद ले ली उसके बाद भी उठने का मन नहीं कर रहा है। होता है ऐसा, बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं सर 10 घंटे सोता हूँ उसके बाद भी थका हुआ उठता हूँ, एनर्जी नहीं है। नींद बेसिकली हमारा सबसे बड़ा टूल था हमारी बॉडी को रिपेयर करने का, हमारे वियर एंड टियर को रिपेयर करने का, हमारी बैटरी को रिचार्ज करने का। तो अगर आप नींद, अच्छी लंबी नींद के बाद भी हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक और एकदम से ऐसा पटाख से नहीं उठ रहे हो तो इसका मतलब आप डीप स्लीप में जा नहीं पाए, आपकी बॉडी वियर एंड टियर को नहीं रिकवर कर पाई, रिपेयर कर पाई, और आपकी बॉडी को जो रात को NK सेल्स और IgA3 जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी नींद को बढ़िया बनाओ। आप जो 7 से 10 घंटे की नींद लेते हो ये 5 से 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। मैं ही आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, वो बोलते हैं आपने इतनी चीजें बताई, कब करें इनको? मैंने कहा मैं ही देता हूँ 2 घंटे। अपनी नींद को बेहतर बनाओ। कैसे बेहतर बनाना है? 3 बहुत खूबसूरत चीजें हैं अगर कोई इसको फॉलो कर ले। सबसे पहली चीज तो कि दिन में आप कम से कम 10 से 15 मिनट सनलाइट जरूर लीजिए।
क्योंकि हमारी बॉडी में एक चीज़ होती है, एक केमिकल बनता है, खाने से हमें मिलता है बेसिकली, उसको बोलते हैं 5-HTP। ये 5-HTP को जब हमारी बॉडी धूप में जाती है तो ये 5-HTP सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है। और रात को जब हमारी आईज टाइम से बंद हो जाएं या फिर हमें अंधेरा दिखना शुरू हो जाए, द मोमेंट आवर आईज सी द डार्कनेस, ये सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। केला खाया, खाना खाया, कुछ भी खाया, 5-HTP मिला। धूप लगी शरीर को, 5-HTP सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो गया। रात को टाइम से हमने लाइट्स ऑफ कर दी, आपको जैसे ही अंधेरा दिखा, आपके पीनियल ग्लैंड ने इस सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, जो आपको नींद देता है, गहरी नींद देता है। तो अगर आपने एक ये पहला प्रोसेस किया तो इसका मतलब आपका मेलाटोनिन बढ़िया सिक्रीट हुआ और आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। दूसरा, सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले लाइट्स ऑफ हो जाए और आप खाना खा लें 3 घंटे पहले, कम से कम 3 घंटे पहले। वैसे तो हमारे यहाँ परंपरा है कि सूर्यास्त के समय पर, सूर्यास्त के बाद जो खाना खाओगे जठराग्नि होगी नहीं, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और रात को नींद अच्छी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने खाना सूर्यास्त के टाइम खा लिया, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 3 घंटे पहले खाना खाएं और लाइट्स को ऑफ कर दें। आपके पीनियल ग्लैंड को, वो आईज को ये सिग्नल दे कि अंधेरा हो चुका है, नाउ कन्वर्ट द सेरोटोनिन इनटू मेलाटोनिन। हम रात को 12-12, 1-1 बजे भी फोन स्क्रॉल करते रहते हैं और आंखों को ये सिग्नल जाता है कि भाई रात नहीं हुई। इसीलिए लोगों को आजकल नींद नहीं आ रही है, क्योंकि वो सेरोटोनिन मेलाटोनिन में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। मेलाटोनिन गिव्स यू स्लीप, मेलाटोनिन गिव्स अस डीप स्लीप। जितनी हाई क्वालिटी होगी उस मेलाटोनिन की, उतना ज्यादा गहरी नींद में हम जाएंगे। तो 3 घंटे 4 घंटे पहले आपने, और आजकल तो आप घर में देखोगे व्हाइट लाइट्स है, ये व्हाइट लाइट हमको ब्लू लाइट का आभास कराती है और हमारी आईज को जैसे ही ब्लू लाइट मिलेगी ये कहेगी सूरज निकला हुआ, दिन है, अलर्ट। इसलिए जिन घरों में आप देखोगे जो वार्म लाइट है, येलो, जैसे हमारे पुराने टाइम में बल्ब होते थे, 100 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब, जहां पर येलो लाइट है, आप वहां पर लोगों की नींद कंपैरेटिवली जिनके घर में व्हाइट लाइट है उनसे ज्यादा बढ़िया देखोगे। क्योंकि येलो लाइट हमें, वो व्हाइट लाइट ब्लू लाइट का आभास नहीं देती। वो हमें ऐसा ही लगता है माइंड की ये बिल्कुल शाम हो चुकी है और बिल्कुल शाम का समय है, लेकिन व्हाइट लाइट कहती है दिन है। तो पहला आपने मेलाटोनिन को बनाया, दूसरा आपने लाइट्स को टाइम से ऑफ कर दिया, और तीसरा, सोने के टाइम जब आप अपने बेड पर जाएं तो आप अपने माइंड को पहले अल्फा स्टेट में भेज करके जाएं। हम और आप अभी बात कर रहे हैं कौन से ब्रेन वेव में है? बीटा में। जैसे हमने देखा, जब मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है ना, तो ये जाता है बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा। डेल्टा मीन्स डीप स्लीप, थीटा मीन्स लाइट स्लीप, अल्फा मीन्स टाइम ऑफ स्लीप एंड बीटा मीन्स अवेक। तो जब मैं सोने के लिए जाता हूं, मेरा माइंड ही अगर काम नहीं है तो मैं बीटा के मोड से एकदम से डेल्टा और थीटा में एंटर कैसे करूंगा? इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे पास डीप स्लीप नहीं आएगी। तो मुझे अपने ब्रेन को काम करना है, तो कोई भी मेडिटेशन का म्यूजिक, कोई विजुअलाइजेशन, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो आपको अल्फा में लेके जाए, जैसे सिल्वा माइंड कंट्रोल की बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपके ब्रेन को एकदम से यूं अल्फा मोड में ले जाती है। और कुछ नहीं पता आपको, कुछ नहीं आता, तो सिंपल डीप डीप एक्सेल्स। कैसे एक्सेल्स? पाउट बना के, जैसे मैंने इनहेल किया, पाउट जितना छोटा, ये जैसे इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉ ब्रीदिंग। स्ट्रॉ, जैसे स्ट्रॉ होती है ना, हम स्ट्रॉ से वो करते हैं, या हम कैंडल्स ब्लो करते हैं, कैसा ऐसा करते हैं, तो छोटा, बिल्कुल छोटा होल बना लिया। उस छोटे होल से प्रेशर से आपने अपनी सांस को छोड़ना शुरू किया। आप नोट करोगे कि जितने सेकंड्स आपको सांस लेने में लगे थे, उससे 3 गुना सेकंड्स आपको सांस छोड़ने में लगे हैं, बिकॉज बहुत छोटा होल है और फोर्स करके आप धीरे 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 सांस को छोड़ रहे हो। अब ये कितनी देर करना है? 5 बार। सिर्फ 5 बार डीप इनहेल किया और स्लो पाउट बना के कैंडल, ऐसा स्ट्रॉ ब्रीदिंग आपने ब्रीद आउट किया। इससे हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, हमारा ब्रेन पैरासिम्पैथेटिक मोड को ट्रिगर करता है, मेरा माइंड रिलैक्स्ड होता है। और जब भी आप ये कर रहे हो स्ट्रॉ ब्रीदिंग, तो आपके पास थॉट्स नहीं होते, तो मेरा ब्रेन जो है वो लोअर बीटा के 12 के लेवल्स पर एकदम आने लगता है। अच्छा, वो जो पूरे दिन की कॉन्वर्सेशन, उसने ये कहा मेरे को, अब आपका ध्यान उस पे नहीं है ना, वो देना है, लेना है, मतलब बहुत कुछ चल रहा होता है सोते वक्त। वो सोते वक्त चल रहा होता है, इसलिए तो मैं बीटा के मोड में सोने जाता हूँ। नींद होती नहीं, सुबह उठ के भी आप थके हुए हो, और ऐसे ऐसे सपने आते हैं जो मुझे वाकई मेरी रेम स्लीप को ज्यादा रखते हैं, जिसको हम रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं, और नॉन रेम जो कि डीप स्लीप है उसमें मेरे को जाने नहीं देते। राइट। तो अगर मैं ये 3 छोटी सी प्रैक्टिसेस करूं, कि पहला
कि मैं जो है 5-HTP जो मेरी बॉडी में जो मॉलिक्यूल है उसको मैं सेरोटोनिन में कन्वर्ट करूं, मेरी बॉडी को धूप मिले तो ये सेरोटोनिन में कन्वर्ट होगा। रात को मैं टाइम से लाइट्स को ऑफ कर दूं, टाइम से खाना खा लूं तो ये रात को जल्दी मेलाटोनिन में कन्वर्ट होगा जो मुझे नींद देगा। दूसरी स्टेज में कि मैं अगर ये अपने ब्रेन को ये सिग्नल दूं कि मुझे अपने घर पे येलो लाइट लेनी है, या मेरे को रात को फोन नहीं देखना, या मेरे को रात को ज्यादा टाइम तक जागना नहीं है, तो मेरा मेलाटोनिन बढ़िया बनेगा। तीसरा, अगर मैं सोने से पहले अल्फा ब्रेन वेव को थोड़ा सा ट्रिगर कर दूं स्ट्रॉ ब्रीदिंग से, जो कि आप इजीली कर सकते हो, नींद बढ़िया हो गई, जल्दी पूरी हो गई। 5 से 6 घंटे में लो, 2-3 घंटे मैंने आपको दिए, अब करो ये प्रैक्टिसेस। कहाँ जिंदगी ने रोका है। राइट। जितने भी लोगों को स्लीप का इशू है इसको क्लिप करके रख लो, क्योंकि भूल जाने वाले हो आप पॉडकास्ट के बाद। प्लस सर इतना ब्यूटीफुल है कि इनर इंटेलिजेंस को सब कुछ पता है, और ये सबकॉन्शियसली सब होता था बॉडी में, बट हमने समहाउ इसको बिगाड़ दिया है। जैसे आपने कहा कि इनवाइट करते हैं हम चीज़ों को, सो अभी ये कॉन्शियस एफर्ट आपको लेने पड़ेंगे अपनी इनर इंटेलिजेंस को वापस ठीक करने के लिए। अरे प्रियंका, आप अभी भी देखोगे, अगर आप गांव में जाओगे कहीं, अभी भी आप देखोगे, मतलब अब तो खैर लाइट्स हिंदुस्तान के कोने कोने में है, पहले नहीं होता था। जैसे सूर्यास्त हुआ तो लोग सो जाते, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, गांव में 6-6 बजे अगर सर्दियों में अंधेरा हो जाता है तो 6 बजे लोग सो जाते थे। और सुबह 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एकदम फ्रेश उठ रहे हैं और बढ़िया, मतलब और खाना भी टाइम से खा ले रहे हैं। आज भी आप गांव में जाओगे तो आप देखोगे वहां पर बहुत मतलब कम जगह पर बचा है, लेकिन बहुत जगह पर आज भी बहुत टाइम से सोने का रिवाज है। सुबह उठ करके अपने काम पर 5 बजे तो वो लोग खेतों में पहुंच जाया करते हैं। आज जो हमें मतलब बुक्स पढ़ के समझना पड़ रहा है वो एक्चुअल प्रैक्टिसेस थी। तो हम कहीं ना कहीं, हमारा काम ऐसा है, हमारी जॉब ऐसी है, हम नहीं 5 बजे सो सकते, 6 बजे नहीं सो सकते, तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि 3 घंटे पहले खाना खा लो, 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले मोबाइल टीवी देखना छोड़ दो, लाइट जो वाइट है उनको वार्म कर लो, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। राइट। तो सर जैसे प्रैक्टिकली अगर कोई अभी इस वक्त एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी लाइफ में, तो उसको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे? जैसे आपने स्लीप वालों के लिए तो बता दिया, बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। क्या एंग्जाइटी और स्ट्रेस को भी हम मतलब शांति या केओस से काम की तरफ जा सकते हैं? कोई ऐसी प्रैक्टिसेस? 100% जा सकते हैं। आप देखो, एंग्जाइटी और स्ट्रेस कोई सिचुएशन नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स है। मेरे नर्वस सिस्टम के 2 मोड्स हैं, एक है फाइट एंड फ्लाइट और एक है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। न्यूरोलॉजिकल टर्म में हम इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है मेरा शांत स्वभाव, मैं बिल्कुल काम हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, मैं बिल्कुल ही कियोस में नहीं हूँ। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब मेरा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेटेड है। तो आप एक चीज़ देखोगे कि कभी भी कोई चीज़, कोई सिचुएशन मुझे स्ट्रेस नहीं देता है, मेरी सोच मुझे तनाव देती है, चीज़ नहीं देती। कोई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते सर 15 साल पहले मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मैंने कहा अगर घटना आपको स्ट्रेस देती तो घटना तो 15 साल पीछे छूट गई। उसका थॉट स्ट्रेस, उसका सोच, उसका थॉट, उसके इमोशंस जो आज भी हमने कैरी किए हुए हैं, हमें तो वो स्ट्रेस दे रहे हैं, सिचुएशन थोड़ा स्ट्रेस दे रही है। और एक ही सिचुएशन आपके लिए अलग मीनिंग रख सकती है, मेरे लिए अलग मीनिंग रख सकती है। तो सिचुएशन के हाथ में कभी भी आपको तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी देने का कंट्रोल है ही नहीं। ये हमारी सोच, हमारे थॉट्स, हमारी थिंकिंग किस लेवल पर है वो हमको तनाव देती है। अब योग में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, हठ योग प्रदीपिका, एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्स्ट है, आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। हठ योग प्रदीपिका के 2 अध्याय के 2 श्लोक में एक बड़ी अच्छी बात कही गई। उसमें कहा गया, चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, कि जिस प्रकार आपकी प्राणवायु, अगर प्राणवायु चंचल है तो मन भी चंचल रहेगा, अगर प्राणवायु स्थिर हो जाए तो मन भी स्थिर हो जाएगा। चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जिस प्रकार वायु चल रही है, सांसें चल रही हैं, उसी प्रकार आपका मन गति करता है। ओके। आप देखोगे जब आप गुस्से में होते हो सांसें बड़ी तेज हो जाती हैं। आप शांत हो, सांसें बड़ी रिलैक्स्ड हैं। आप जब लेटे हुए हो और आप डीप स्लीप की तरफ जा रहे हो, सांसें नाभि में जा रही हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत के फेज में हो तो सांसें एकदम गहरी हो रही हैं, एकदम मतलब ऐसा। ये तो बॉलीवुड ने हमें डिसरप्ट किया कि जब मोहब्बत होगी तो पत्ते गिरेंगे, पहाड़, पेड़, पौधे और आंधियां चलेंगी, ये होगा वो होगा। लेकिन असल में एक ज़ेन मंक बोलता है कि जब वाकई आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, आपका असली मोहब्बत करने वाला इंसान आपको मिलता है, तो आपके आंधियां नहीं जलती हैं, बिजलियां नहीं कड़कती हैं, आप शांत हो जाते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो। आपकी बॉडी सेंस कर लेती है कि इस इंसान के साथ मुझे रेजोनेट करना है या नहीं करना है। हम किसी रूम में बैठे हैं, द मोमेंट समवन एंटर्स, हमारी बॉडी या तो उसको देख के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी या हम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये आदमी की वाइब्स तो मेरी बॉडी सेंस कर लेती है। वैसे ही जब हम मोहब्बत में सांसें अलग चलती हैं, हम गुस्से में, लड़ाई में सांसें अलग चले वातम चले चित्तम। तो अगर
मेरा मन चंचल हो रखा है, मेरा मन मेरे काबू में नहीं हो रखा, तो मैं उसको कंट्रोल करना जानता भी नहीं हूं, उसको डायरेक्टली कंट्रोल भी नहीं करना है। मुझे किसको कंट्रोल करना है? अपनी सांसों, ब्रेथ को। ओके। तो अगर मेरी वात, मेरी प्राणवायु, मेरी सांसें अगर शांत हो जाएं, अगर ये गहरी हो जाएं, अगर ये स्थिर हो जाएं, तो मेरा मन ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाएगा। तो अगर मैं अपनी सांसों को स्थिर कर लूं, यानी मैं थोड़ी कुछ नहीं करूं, सिर्फ डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस या लॉन्ग एक्सहेल्स, जैसे अभी हमने स्ट्रॉ ब्रीदिंग की बात की, right. या डीप ब्रीदिंग, अगर सिर्फ ये 2 प्रैक्टिसेस भी मैं दिन में इनकलकेट कर लूं। प्राणायाम बनाया इसलिए था कि हमारे प्राणों को नया आयाम दिया जा सके, हमारी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी को बैलेंस किया जा सके, हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसको स्थिर किया जा सके। तो अगर मैं स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, एंग्जाइटी में हूँ, मैं कहता हूँ सबसे पहला काम ये करो कि आप ये स्ट्रॉ ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग और एक ये डीप डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, कि अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, गहरी सांस गई, गहरी सांस वापस आई। सिर्फ इतना काम अगर आप दिन में 10 मिनट भी कर लेते हो ना, आपके जीवन में बदलाव ना आ जाए, मुझे पकड़ लेना, जीवन में ना आ जाए। सिर्फ 10 मिनट चले वातम चलम चित्तम, जैसे वात चलेगी चित्त वैसा ही बिहेव करने लगेगा। आप शांत हो जाओगे। साइंस आज इसको प्रूव कर रही है कि जब हमारी ब्रीदिंग डीप होती है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रिलैक्स। अच्छा आप देखो, जब मैं लड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, मेरी सांसें कैसी हैं? तेज। और जब मैं बिल्कुल शांत हूँ तो मेरी सांसें कैसी हैं? स्लो। पहले पॉइंट में हमने बात की सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस ने चीजें स्टोर की हुई हैं। उसने ये भी स्टोर किया हुआ है कि जब ये सांसें तेज तेज लेता है ना, इसका मतलब ये परेशान है, इसका मतलब ये भाग रहा है, लड़ रहा है, दौड़ रहा है, क्योस में है, गड़बड़ है। और जब इसकी सांसें आराम से चलती हैं तो इसका मतलब ये शांत है, रिलैक्स्ड है, इसके जीवन में कोई टेंशन नहीं, ये रेस्ट कर रहा है और पेट को डाइजेस्ट करने दो। अच्छा। तो अगर मैं गहरी सांसें लेना शुरू करता हूं तो मेरे सबकॉन्शियस का वो सिस्टम ट्रिगर हो जाता है कि ही इज रिलैक्स्ड, शी इज रिलैक्स्ड कंप्लीटली। वी आर हैकिंग द बायोहैकिंग द एंटायर सिस्टम बाय ब्रेथ ओनली। ओके। आवर एंसेस्टर्स न्यू इट। राइट। इसीलिए वो सबसे बड़ा जोर जो देते थे वो प्राणायाम और ब्रेथ के ऊपर देते थे। मतलब सिर्फ ब्रेथ को कंट्रोल करके आप अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हो। इट्स दैट बिग थिंग। तो अगर हम सिर्फ डीप ब्रीदिंग, स्ट्रॉ ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, ये 3 तरह की ब्रीदिंग पैटर्न्स को इनकलकेट कर लें तो आप देखो कुछ ही समय के अंदर आप नोट करोगे कि स्ट्रेस कहाँ है, क्योंकि सबकॉन्शियस को पता है गहरी सांस का मतलब शांत। आप देखोगे जब भी आप कोई काम करके शांत होकर बैठते हो ना, आप पता कैसे करते हो? हाँ। इसको हम बोलते हैं साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस। हाँ। चैन की सांस क्या ऐसी होती है? वो ऐसे होती है। हाँ, कुछ निपट गया, हो गया, शांत, साई ऑफ रिलीफ, खत्म हुआ। तो अगर आप ये साई ऑफ रिलीफ को 10 मिनट लो, ओके, तो नाउ यू आर टीचिंग योर बॉडी इमोशनली दैट यू आर कंप्लीटली सेफ, देयर इज नो कियोस, और आपकी बॉडी, आपका मन उसी प्रकार से शांत होने लगता है। सो अवेयरनेस से ये चीज़ किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कुछ बहुत खराब हो गया है, कुछ मैस करके मैं आ गया हूँ या कोई गड़बड़ हो गई है, तो आप खुद को ट्रेन करें कि एक लंबी सांस लो, बैठो, खुद से बातें करना खुद से बातें करना इज अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। एक स्टडी मैं आपको बताता हूँ, एक स्टडी हुई थी, उसमें ये देखा गया कि वो लोग जो अपने आप से ज्यादा बात करते हैं, स्पेशली लाउड बात करते हैं, उन लोगों के डिप्रेशन में जाने के चांसेस 16% तक कम हो जाते हैं। वो जा ही नहीं पाते क्योंकि वो वेंट आउट कर दिया उन्होंने। उन्होंने अपने आप को ही एक सेकंड पर्सन समझ के बात कर लिया और अपने आप को शांत कर लिया। जब वो अंदर रूमिनेट करती है ना चीज, जैसे भैंस जुगाली करती है, इसको रूमिनेशन बोलते हैं, रूमिनेशन ऑफ थॉट्स। आपको पता है प्रियंका, एक इंसान सुसाइडल जो हो जाता है, सुसाइडल क्यों हो जाता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसको बात करने के लिए कोई नहीं मिल रहा। हाँ, ट्रू। उसके पास जो अंदर इमोशंस उसके अंदर विध्वंस मचा रहे हैं, अगर उसको कोई सिर्फ बैठ के सुन ले, सिर्फ सुन ले। हाँ। लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आपको नहीं तुमको तो ये ट्राई, तुम तो ऐसे करो, तुम तो वैसे करो, तुम अगर आप मुझे उस समय पर अगर आप मुझे समझाओगे तो आप मेरे मिसमैचर बन जाओगे और मुझे आप पसंद नहीं आओगे। राइट। मैं आपकी बात सुनूंगा नहीं क्योंकि आप मेरे कॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हो और ये जो आ रहा है मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। इसलिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ सुने ज्ञान ना दे, उस समय पर जब आप शांत हो तब ज्ञान दो। जैसे मान लो आप शांत हो गए, फिर मैं आपको ज्ञान दूं कि हाँ प्रियंका तुम ऐसे कर, तुम ये ऐसे ऐसा, फिर बहुत बढ़िया लगेगा कि हाँ अच्छा हो गया यार। लेकिन उस समय पर सिर्फ सुनना है। तो वो लोग जो अपने आप से बात कर लेते हैं, वो यही प्रक्रिया कर लेते हैं कि वो अपने आप को ही सुना देते हैं, तो उनका माइंड जो है वो शांत हो जाता है। सो मेरी एक फ्रेंड थी ऑफिस में, मैं तब कॉन्शियसली इतनी इवॉल्व नहीं थी, तो वो कई बार ना गुस्से में, जैसे फाइट हो गई, कुछ क्लैश हो गया, तो वो खुद को ही बोलती थी शांत आस्था। तो मैं बोलती थी यार ये क्या करती है, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट इवॉल्व। अभी मुझे समझ आता है।
तो वो बड़ी काम थी और वो सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करती थी. दिस रिमाइंडेड मी दैट. तो आप भी ये करिए, खुद का नाम लीजिए, खुद को बोलिए शांत, रिलैक्स, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं है. सो आई थिंक डिप्रेशन, एंग्जाइटी हैंडल की जा सकती है खुद ही. 100% और जब की आप जा सकती है. स्ट्रेस को हैंडल कर लेंगे तो फिजिकल लेवल पे जो डिजीज आने वाली थी उसको भी आप रोक सकते हैं. रोक सकते हैं. सो इन्विटेशन जो है वो बंद हो जाएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा बीमारियों के लिए. आप देखो ना, लुइस ए की ये सबसे फेमस प्रैक्टिस में से एक है अपने आप से बात करना. आप देखो 3 इडियट्स में आमिर खान क्या कर रहे हैं, ऑल इज वेल चाचू, ऑल इज वेल चाचू, ऑल इज वेल चाचू. वो अपने दिल को ही बता रहे हैं कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ. लेकिन हम इसकी टॉक्सिसिटी में न जाएं कि कई बार जिंदगी में वाकई कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमको कुछ चेंज लाने की जरूरत है और मैं एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी में जा रहा हूं कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब बढ़िया. ये ठीक करने के साथ साथ चिंतन भी करना है. चिंता नहीं करनी, चिंतन भी करना है कि मुझे इसको ठीक कैसे करना है. और वो चिंतन का सबसे सही समय जानते हैं क्या है? 5 मिनट डीप ब्रीदिंग के बाद चिंतन. अच्छा, ओके. उससे क्या फर्क आएगा? अभी मान लो हम कोई भी चिंतन करेंगे, मैं अपने कॉन्शियस माइंड से उस चिंतन को कर रहा हूं. मेरी ब्रेन वेव्स हाई हैं, 30 के लेवल पर हैं, मैं एक बीटा ब्रेन वेव के मोड में हूं जहां पर मेरी मूवमेंट आउटवर्ड्स है, इनवर्ड्स नहीं है. तो मेरा जो भी डिसीजन होगा वो मेरे सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग से इन्फ्लुएंस होकर आएगा, उस पर मेरा कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होगा. ओके. इसीलिए लोग बोलते हैं, कोई झगड़े लड़ाई में वो बोलते हैं यार 5 मिनट रुक जाते हैं ना तो ये काम ना होता. ये अब आपको कैसे लग रहा है कि ये यार मैं कुछ और डिसीजन लेता है, मैंने गलत डिसीजन ले लिया? क्योंकि वो ड्राइव हुआ आपके चिंता उस बीटा की स्टेट से. ओके. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक कोई सॉइल है, कोई खेत है, उस पर आपने बहुत से फर्टिलाइजर्स, आपने उस पर बहुत से पेस्टिसाइड्स, बहुत केमिकल्स, बहुत टॉक्सिक कोई चीज़ डाली. अब वहाँ से भी एक सब्जी आ रही है और एक सब्जी जहाँ ऑर्गेनिक आपने खाद डाली है, ऑर्गेनिक मिट्टी है, वहाँ से भी एक सब्जी आ रही है. दिखने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन उनके नेचर में, उनकी क्वालिटी में, उनके इंटरनल सब्सटेंस में, उनकी जो भी उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें मेजर डिफरेंस होगा. ठीक वैसे ही अगर आपने बीटा की स्टेट से कोई डिसीजन लिया, आपने सोचा कुछ भी, वो बीटा की स्टेट केओस की स्टेट है. ओके. वो कॉन्शियस है नहीं, वो बेसिकली पैटर्न से ड्राइव होके मेरे डिसीजंस निकल रहे हैं. मैं जिस इमोशनल स्टेट में हूं, मेरा डिसीजन वहां से निकल रहा है. जैसे अभी मैं रिसेंट एक वीडियो बनाया, मैंने उसमें एक एग्जांपल दिया कि आप रोड पे जा रहे थे, आपको लगता है ना हमारे डिसीजंस, हमारे कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं. रोड पे जा रहे थे और आपकी कार को किसी ने स्क्रैच लगा दिया. आपका मूड खराब था और आपने देखा कि कार में एक बहुत पतला सा कोई आदमी बैठा हुआ है, कमजोर सा, और आपका मूड बिल्कुल. अब आप उसके साथ कैसा बिहेव करोगे? आपकी गाड़ी ठोक दी है उसने, लेकिन वहीं आपकी कार किसी ने स्क्रैच भी लगा दिया है और आपके कार के साथ से जिसने स्क्रैच लगाया वो बड़ी सी गाड़ी निकलती है, उसमें 4 पहलवान बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने लठ लिए हुए हैं, डंडे रख के बैठे हैं. अब क्या आप उनकी तरफ देखोगे भी? नहीं. हाँ. क्या ये डिसीजन मेरा था या मेरी बिलीफ, मेरी प्रोग्रामिंग की इनसे भिड़ना है, इनसे नहीं भिड़ना है? हाँ. तो मेरा डिसीजन कहां से आया? बिलीफ. कॉन्शियस. अगर वो इवेंट मुझे डिसीजन लेने पे मजबूर करता तो दोनों सिचुएशंस में मेरा डिसीजन सेम होना चाहिए था. या तो मैं दोनों से लड़ता या मैं दोनों से नहीं लड़ता. लेकिन मेरे को पता है इससे लड़ना है, इससे नहीं लड़ना है. मैं यहाँ रूम में बैठा हूँ, कोई बाहर से एंटर हुआ. कई बार ऐसा होता है कि किसी के सामने हम बड़ा सुपीरियर फील कर रहे होते हैं, तो एकदम हाँ जी आओ, बैठो आराम से आओ, बैठो. और कोई ऐसा होता है कि जिसके सामने हम बहुत इन्फीरियर फील कर रहे हैं, अच्छा ओ सर आइए प्लीज. हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा. तो ये बिहेवियर मेरा सिचुएशन पे डिपेंडेंट था या उसके इंसान के जो बिलीफ, जो पैटर्न्स, जो चीजें मेरे माइंड में उसकी इमेज, उसकी आइडेंटिटी रखी है, उससे ड्राइव होके आया, उससे ड्राइव होके आया. राइट. तो जब मैं बीटा में कोई भी ऐसी चीज करता हूं तो वो बेसिकली मेरे पैटर्न से ड्राइव होके आ रही है. लेकिन जब मैं अल्फा में जाता हूं, ब्रेन वेव थोड़ी स्लो हुई, आंखें बंद, रिलैक्स, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग. अब जो मेरा डिसीजन है ये सीट ऑफ कॉन्शियसनेस से आएगा. इसीलिए हम इंस्टेंट डिसीजन को रिएक्शन बोलते हैं और डिलेड डिसीजन को रिस्पॉन्स बोलते हैं. एक्शन का रिएक्शन होता है, जैसा एक्शन आया वैसा ही आप रिएक्ट कर दोगे, लेकिन रिस्पॉन्स काम होता है. वो प्रोज एंड कॉन्स देखता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है, कॉन्शियसली ध्यान देता है और फिर डिसीजन लेता है. सो जब भी कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में है, उसको चिंतन करना है तो पहले अल्फा की स्टेज में जाओ. फिर जब ब्रेन वेव्स थोड़ी शांत हुई हैं, अब सोचो कि क्या सिचुएशन थी और उसका क्या करना है. यू विल हैव द ब्यूटिफुल आंसर ऑफ योर लाइफ. ब्यूटिफुल.
प्योर। मैं मतलब मैंने इससे अपनी जिंदगी को इतना ट्रिमेंडसली बदला है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले मैं अपने मन को शांत, मैं डीप ब्रीथ करता मतलब कोई प्लानिंग करनी है आपको, कोई मान लो कुछ भी बड़ा इवेंट है उसके लिए बैठ रहे हो आप, तो आप पहले ब्रीदिंग करना कुछ प्रेफर भी, करते हो? कुछ भी। ओके। मतलब मैं कोई भी डिसीजन मुझे लेना होगा, आज ही सुबह जैसे एक मेजर डिसीजन था, तो पहले मैं 10 मिनट बैठा, डीप ब्रीथ किया, रिलैक्स किया। एक होजे सिल्वा का एक बहुत फेमस अल्फा ट्रिगरिंग का मेथड है, मैं वो हमेशा यूज, मतलब उसने मेरी जिंदगी को इतना ट्रिमेंडसली बदला है। होजे सिल्वा के उस मेथड ने, सिल्वा माइंड कंट्रोल नाम से एक बुक आती है, अच्छा, उस बुक का वो प्राइमरी मेथड है। सर वो मेथड सिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल सिखा सकते हैं। ठीक है। तो मैं उसको ट्राई करता हूँ, और उसको ट्राई करने के बाद मैंने अपने सबकॉन्शियस को जो भी चीज़ दी है मेरी जिंदगी में, तब से लेकर आज तक वो पूरी हुई है। सो ये तो बड़ा मतलब ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ। आज सिखा दीजिएगा। तो ये बेसिकली एक बड़ा पावरफुल टूल है वैसे, लेकिन ज़रूर इस पे बात करते हैं जब भी आप चाहो। ठीक है। तो मतलब अभी आगे आगे की सेगमेंट में क्या आप इसको गाइडेड तरीके से सिखा ही देंगे लोगों हाँ को? मैं अभी सिखा सकता हूँ, आप ठीक है, चाहें सिखा दीजिए। तो होजे सिल्वा एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अल्फा ब्रेन वेव्स के लेवल पर पहुंच जाएं, अल्फा इज द ब्रिज बिटवीन बीटा एंड थीटा। ओके। थीटा इज योर सबकॉन्शियस माइंड, Yeah. बीटा इज योर कॉन्शियस माइंड। ओके। तो अब अगर मैंने ये देखा, जब हमारा पहला प्रश्न आया, हमने बात की कि क्या सब कुछ माइंड का परिणाम है, सब सबकॉन्शियस माइंड का परिणाम है। तो मेरी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए आइडेंटिटी, बिलीव्स, पैटर्न्स और प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। ओके। तो कैसे मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को बदल दूं और मेरे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और सबकॉन्शियस को कोई कमांड दे दूं। जैसे मुझे ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो मैं होजे सिल्वा का ये मेथड रात को करके सो जाता हूं और सुबह मेरे पास सॉल्यूशन होता है। ओके। या कभी कभी सपने में मुझे सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे जैसे मैंने एक बार ये ट्राई किया, मैंने कोई कार लेनी थी, तो मैं ये मेथड ट्राई करके सो गया और मैंने कहा कि क्या मुझे अभी कार ये लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो रात को ही मुझे ड्रीम में ऐसा मैंने देखा कि कोई मुझे कार्स की कीज हैंड ओवर कर रहा है, और सुबह में उठा तो मेरे पास एक क्लियर सिग्नल था कि मुझे ये कार लेनी चाहिए। दिस इज मैजिकल। दिस इज मैजिकल बिकॉज योर सबकॉन्शियस नोज एवरीथिंग। Wow. So this is connecting to higher Higher powers. frequency. No, ऐसा है क्या? not exactly So higher. your own frequency. Your own frequency and the frequency of ब्रह्मांड itself. Because जब आप गहरे उतरते हो तो you enter into that cosmos. आप उस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ एक हो जाते हो। जैसे लास्ट टाइम भी आपको याद हो, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे यहाँ पर नवग्रह के मंदिर हजारों सालों से पूजे जाते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी डायरेक्शंस, जिनकी पूरी जो संरचना है वो इस हिसाब से बनाई गई है कि सूर्य यहाँ से निकलेगा, लास्ट में इनके गेट से ये वाली लाइट आएगी, सीधा मूर्ति के ऊपर पड़ेगी। कई ऐसे हमारे यहाँ पर टेम्पल्स हैं जिनको एक लाइन में नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पिरोया गया, जबकि हमारे पास जीपीएस सिस्टम्स नहीं थे, हमारे पास ट्रैक करने का कोई मेथड नहीं था। हम कैसे बता देते थे कि सूर्य की दूरी 150 करोड़ लाइट ईयर्स है हमारे यहाँ से, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि, कैसे बता देते थे? ये कहाँ से सब इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही है? और आप देखोगे रामानुजन, मैथ्स के जिन्होंने बड़े बड़े इक्वेशंस, मतलब अंग्रेज हैरान रह जाते थे कि ये कर कैसे रहे। वो कहते हैं जब मैं शांत होता हूं तो देवी मुझे सपने में आकर ये बता के जाती है। आइंस्टीन की जितनी डिस्कवरीज थी वो बोल रहे हैं कि जब मैं शांत होकर वॉक करता हूं, रिलैक्स्ड होता हूं, तब मुझे ये सारे फॉर्मुलेशंस मेरे दिमाग में आते हैं। ये क्या था, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने खोजा? न्यूटन ने। पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? वो शांत बैठे, रिलैक्स्ड। जब वो रिलैक्स्ड हैं तो वो देख रहे हैं कि सेब गिर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। तो कहने का मतलब है जब मेरी ब्रेन वेव शांत होती हैं तो मैं उस डीपर लेवल में एंटर करता हूं जहां मैं देख पाता हूं कि अच्छा ब्रह्मांड, मतलब मैं कॉस्मोस की इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करता हूं। तो मैं कैसे उन चीज़ों को एक्सेस कर पाता हूँ? क्योंकि मैं जब माइंड के डीपर लेवल्स पे जाता हूँ, जब मेरी ब्रेन वेव्स रिलैक्स्ड होती हैं, तो मैं उन कॉस्मिक वेव्स के साथ, उस इंटेलिजेंस जिसको हम हायर इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर पाता हूँ। और ये जितने एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, रामानुजन का, आइंस्टीन का, न्यूटन का, या और भी हिग्स बोसोन हुए, एक बहुत बड़े इंसान हुए, मैक्स प्लैंक हुए जिन्होंने क्वांटम की बहुत सी चीज़ें दी, इन सब का कहना है कि मुझे लाइफ के सब उत्तर तब मिले जब मैं रिलैक्स्ड था, जब मैं काम था, जब मेरा ब्रेन बिल्कुल शांत था। जैसे आपको याद है लास्ट टाइम भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक इंसान की चाबी खो गई, चाबी बाहर लाइट जल रही है, चाबी ढूंढ रहा है, तो उसका दोस्त उसके पास आता है कि क्या कर रहा है? कहता मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ। कहता अच्छा मैं भी हेल्प करता हूँ, दोनों चाबी ढूंढने लगते हैं। 10 मिनट हो जाते हैं, चाबी नहीं मिलती है। दोस्त पूछता है भाई चाबी मिल नहीं रही, बताएगा एग्जैक्टली खोई कहाँ थी? वो कह रहा है खोई तो घर के अंदर थी। कह रहा फिर हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? बोल रहा है यहाँ लाइट है, अंदर अंधेरा था।
जबकि एक्चुअल में जिंदगी के हम जवाब सारे बाहर ढूंढ रहे हैं, जवाब सारे अंदर छुपे हुए हैं। मेरी कोई एक चीज मैं रख के भूल जाता हूँ ना प्रियंका, और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मिलती नहीं है। हाँ. आप शांत होके बैठो, पानी का ग्लास उठाओ, याद अरे वहां याद आ गई। क्या जब आपको याद आई तब आप वो ढूंढ रहे थे? Right. फिर कैसे याद आई? बिकॉज योर सबकॉन्शियस नोज व्हाट यू वांट। ओह, तो अगर मेरी कोई खोई हुई चीज मेरे रिलैक्स्ड मोड में मुझे ध्यान आ सकती है, तो जो मेरे प्रश्न खो गए कहीं ना कहीं, जो जिंदगी के बड़े से बड़े सवालों के जवाब खो गए हैं जिनको मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, वो क्यों नहीं आ सकते? सो आई ट्राई दिस मेथड एवरी सिंगल नाइट, और मैं यही करके सोता हूँ। और मैं अपने सबकॉन्शियस को बोल देता हूँ कि भैया सुबह उठाना है, 5 बजे उठा देना, तुम्हारी जिम्मेवारी है। मैं अलार्म नहीं लगाता, सीरियसली मैं उसको बोल देता हूँ। और आप नोट करोगे, जब भी कभी आपको कहीं जाना हो, आपने सुबह उठना हो, आप 5 बजे का अलार्म लगाओगे, 4:55 पे आंख खुल जाएगी। हाँ, अगर जब कोई फ्लाइट कोई फ्लाइट वगैरह हो, हाँ, तो ये कैसे खुल जाती है? और ये आपके साथ नहीं, आप अगर यहाँ कमेंट्स मंगवाओगे ना कि ये किस किस के साथ हुआ है, तो यहाँ पर कम से कम 500 कमेंट आ जाएंगे कि ये मेरे साथ हुआ है। बताना, आपकी फ्लाइट होती है तो खुद नींद खुलती है या नहीं खुलती है? कोई भी इंपॉर्टेंट, गोवा जाना है, ट्रेन कहीं है, जाना है, हाँ। ट्रेन है, अपने आप नींद छोटे थे सर, पिकनिक वाले दिन नींद नहीं आती, मतलब सुबह खुल जाती थी अपने। आधा घंटा पहले खुल जाती थी, अलार्म से भी। ये किसने बताया? ओके, योर सबकॉन्शियस नोज एवरीथिंग। इसके पास सब सवालों के जवाब हैं, लेकिन उसके लिए सोने से पहले मैं ये जवाब सबकॉन्शियस को दूं, ये नहीं कर पाते लोग। बस ओके, सबकॉन्शियस अपना काम 100% करेगा। आप जिंदगी के बड़े से बड़े सवाल का जवाब चाहोगे, आपके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन वो सवाल सबकॉन्शियस को देना है, कॉन्शियस को नहीं। हम कॉन्शियस को दे रहे हैं। अब सबकॉन्शियस, जैसे कि हमने समझा, एक बीटा ब्रेन वेव है, एक थीटा ब्रेन वेव है। Right. बीटा मीन्स कॉन्शियसनेस, हाँ, थीटा मीन्स सबकॉन्शियस। Subconscious. इन दोनों के बीच में एक ब्रेन वेव आती है, इसको हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा इज द ब्रिज बिटवीन बीटा एंड थीटा। तो अगर मैं अल्फा ब्रेन वेव में हूं, तो मैं सबकॉन्शियस को भी एक्सेस कर रहा हूं। और ऐसा ब्रेन में कोई दरवाजा नहीं है, मतलब ये मेटाफोरिकली समझाने के लिए है। लेकिन जब हम अल्फा ब्रेन वेव में हैं, तो मेरी कॉन्शियस चीज मेरे सबकॉन्शियस को एक्सेस होती है। तो इसके लिए होजे सिल्वा ने एक मेथड दिया कि आप क्या करो, आप 100 से लेके 1 तक काउंटिंग करो। ओके, और लेट के, आंखें बंद करके, अच्छा। आंखें बंद करके लेट जाओ बिल्कुल आराम से। एक तो ये प्रोसेस आपको सोने नहीं देगा, क्योंकि आप काउंट कर रहे हो। राइट, दूसरा, ये प्रोसेस आपको कोई थॉट में नहीं जाने देगा, क्योंकि आपका माइंड एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर सकता है, या तो काउंटिंग पर या किसी और Thought थॉट पर। तो आपने क्या किया, हर एक नंबर के साथ एक गहरी सांस ली। ओके, 100, 99, ये 99 मैं बोलने के लिए समझा रहा हूं, लेकिन ये मन में ही बोलना है। तो आपने अपने 100 से लेके 1 तक काउंट करना है। अच्छा, हर 100 के बाद फिर सांस लेना है, 100 छोड़ना है? 100 पे इनहेल एक्सेल, फिर 99 पे इनहेल एक्सेल। अच्छा, तो सर इसमें तो टाइम भी लगेगा। टाइम भी लगेगा। 98 पे इनहेल एक्सेल। वैसे भी सोते सोते हम आधा घंटा तो रील स्क्रॉल करेंगे ही ना, तो उससे अच्छा हम ये काम कर लें, बहुत बढ़िया है। राइट, तो जब आप 1 पे पहुंचते हो, तो आप मतलब कुछ दिन की प्रैक्टिस में तो ये आप इतना ब्यूटीफुली कर पाओगे, इतना ब्यूटीफुली, मतलब अमेजिंग, हैरान रह जाएंगे लोग। ओके, तो 100 से आप 1 पे आ गए। अब जब आपने ये पूरी प्रैक्टिस की है, इस टाइम आपकी ब्रेन वेव्स अल्फा मोड में है। आपकी ब्रेन वेव्स 100% आ जाएगा। 100%। ओके, मतलब हो सकता है किसी को जो बहुत ज्यादा क्योटिक है उसको कुछ दिन लगे, तो प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। अगर मैं ये बोलूं कि मैक्सिमम 30 डेज की प्रैक्टिस में आप सबकॉन्शियस को एक्सेस, मैक्सिमम एट मैक्स, मतलब बहुत एंजाइटी है आपको, तो आपको भी 30 दिन में हो जाएगा मैक्सिमम। तो आपने 100 से काउंट किया, 1 पे आए, हर एक के साथ आपने गहरी सांस ली, गहरी सांस छोड़ी। कई बार तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो फिर जब आपने ये कुछ दिन प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर आप इसको 50 से 1 करोगे, ओके, फिर आप 10 से 1 करोगे, ओके, फिर आप 3 से 1 करोगे, तो भी आप उस मूड में पहुंच जाओगे। ओ, 3 से 1 एंकर कर लिया बॉडी ने, ओके, बॉडी ने एंकर कर लिया उसको, उस स्टेट को, कि जब ये डीप ब्रीदिंग, एक्सपर्ट हो गए अब उसके ना, मतलब आपका सबकॉन्शियस एक्सपर्ट हो गया, आपकी बॉडी एक्सपर्ट हो गई, ब्यूटीफुल, कि आपने एकदम से उस मोड को ट्रिगर कर लिया। और इसी में वो एक 3 फिंगर मेथड बताते हैं कि जब आप अल्फा की ब्रेन वेव में पहुंचो, तो अपनी तीनों फिंगर्स को जोड़ लो ऐसा, या कोई भी एंकर बना लो, एक ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मतलब ऐसा मुद्रा कर लो, बना लो। मुद्रा बना लो, कोई भी फिंगर बना लो, ऐसे कर लो, कुछ भी। जो 100 बार हमने किया उसके बाद ये करना है, जब आप अल्फा में पहुंच गए, यानी जब आप 1 पे पहुंच गए, तो हमें पता चलेगा अल्फा में। हाँ, बिल्कुल। अल्फा वो स्टेज है जहां पर आप सबकॉन्शियस, डीप स्लीप में नहीं हो। अल्फा वो स्टेज है जहां पर आप कॉन्शियस भी हो और सबकॉन्शियस भी हो। ओके, जैसे कई बार नींद में बोलते हैं नींद आ रही है चुप हो जाओ, इस टाइप का जो स्टेट होता है, हाँ, नींद में जा रहे होते हैं जैसे, लगभग जब आप नींद में जा रहे होते हो वो अल्फा है। ओके, जब आप नींद में चले जाते हो वो थीटा है। जब आप गहरी नींद में चले जाते हो कि ढोल भी बज रहा है तो आप उठ नहीं रहे, वो डेल्टा है।
थीटा मतलब रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, कि कोई आपको हिलाए आप उठ जाते हो, हाँ. आसपास आवाज लगे आप उठ जाते हो। अल्फा मींस कि आप सोने, अरे यार रुक जाओ मैं नींद में चला गया था, हाँ, वो गए नहीं थे, अल्फा, ओके, इन बिटवीन कॉन्शियस एंड Okay, सबकॉन्शियस। तो 100 से आपने 1 तक काउंट किया, और 1 तक काउंट करने के बाद जैसे ही आप अल्फा के मोड में गए, वहां पर आपकी जिंदगी का जो भी प्रश्न है, आप बोलो कि मैं ये प्रश्न का जवाब मुझे आज दे देना, अच्छा, जॉब चेंज करूं या नहीं करूं, मुझे ये जवाब आज दे देना, मैं कल सुबह उठूं मुझे ये जवाब दे देना, क्वेश्चन पूछना है कि मुझे इस चीज का जवाब कल सुबह दे देना। ओके, और अब मैं ये प्रैक्टिस ऐसे करता हूं कि मैं कल सुबह उठूं तो मैं ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा यंग, ज़्यादा एंथुजियास्टिक अपने आप को महसूस कर पाऊँ, और जैसे ही मैं उठूँ वैसे ही मेरा दिन बहुत बढ़िया शुरू हो जाए। तो अब ये मैं कमांड देके सोता हूँ रोज़ अपने आप को कि जैसे ही मैं उठूँ मैं एकदम एनर्जेटिक हूँ, हैप्पी हूँ, मेरा दिन बहुत बढ़िया जाए, ज़िंदगी में और ज़्यादा बेहतर हो जाऊँ हर नींद के साथ, ऐसा मेरे को आशीर्वाद, ऐसा मेरे साथ करना। अच्छा, ये आप बोल के सोते हैं। Okay. तो आपने क्या किया, कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप अल्फा के लेवल पर करें, इसको होजे सिल्वा बोलते हैं लेवल पर जाना, लेवल मींस अल्फा को ट्रिगर कर लेना। तो आप जैसे ही अल्फा पे गए, आपने क्वेश्चन दिया और फिर आप रिलैक्स होके आपने बोला 1 से 5 तक दोबारा आपने काउंट किया, 1 से आप 1 पे आ गए, 100 से अब आपने 1 से, जब आपने क्वेश्चन दे दिया सबकॉन्शियस को, आपने 1 से 5 तक दोबारा काउंट किया और बोला मैं इस हर एक सांस के साथ, 5 सांस आपने और ली, मैं इस हर एक सांस के साथ बहुत गहरी नींद में जा रहा हूँ, मैं बहुत रिलैक्स, मेरी बॉडी बहुत काम हो रही है, मैं बहुत ही रिलैक्स्ड और हैप्पी और ब्लिसफुल और पीसफुल महसूस कर रहा हूँ। 5 तक पहुँचते पहुँचते 5 पे आपने बोला कि आज मुझे इतनी शांत, इतनी गहरी, इतनी बढ़िया नींद आएगी और मेरी नींद में या सुबह उठने के बाद मुझे मेरी बात का जवाब मिल जाएगा। आप हैरान रह जाओगे इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ के, अगर किसी ने ये प्रैक्टिस किया। इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्शियस को बताने से कुछ नहीं होगा, जो प्रैक्टिसेस हैं वो करो, आप देखो जिंदगी में कैसे चेंजेस आते हैं सबकॉन्शियस लेवल्स पर। यही वो है ना जो साधनास बोलते थे कि साधु साधना करते थे, तो ये साधना ही तो है ना बेसिकली। हमारे एंशिएंट इंडिया में ये रिचुअल्स होते थे कि हम देखो, आप किसी भी चीज को 108 बार जाप क्यों करते थे, कि हम धीरे धीरे हमारा ब्रेन उस अल्फा की स्टेट में जाए और फिर अल्फा को वो जाप मिले। कॉन्शियस, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो कॉन्शियसली प्रार्थना कर रहे होते हैं, देखो दरवाजे पर कौन आ गया, देखो ये क्या ये कुछ काम कर रहा है क्या, वाकई जो भगवान जो हमारे अंदर विराजमान है क्या वो इसको सुन रहे हैं, ये तो मैकेनिकल है। राइट। एक शायर का एक शेर है बड़ा खूबसूरत, वो कहते हैं कि आज घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो यानी उसकी इबादत करनी है तो उसका सिर्फ ये प्रेयर करना ही तरीका नहीं है। राइट। शांत हो जाना, खुश कर देना, हैप्पी कर देना, ये भी एक तरीका है। तो अपने आप को शांत करके जब आप उस अल्फा के मोड में जाओ तो अपने आप को क्वेश्चन दो, रात को सोने से पहले बोलो कि आज की नींद मुझे बहुत बढ़िया रिपेयर करेगी, आज मेरा पूरा वियर एंड टियर रिपेयर होगा। आपके बॉडी में कोई डिजीज है, कोई चैलेंज है, तो आप देखो कि कैसे आज मेरी बॉडी मेरे उस बॉडी के पार्ट को और ज़्यादा बढ़िया हेल्दी करेगी, मैं सुबह और ज़्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक और हेल्दी उठूंगा। कल सुबह मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मुझे शायद कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर मिल जाएगा जो मुझे मेरी प्रॉब्लम का जवाब दे देगा, मुझे कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी जो मुझे लाइफ में ग्रो करने का मौका देगी। मैं जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहा हूँ मुझे उसका बता देना कि वो मुझे कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब कॉन्शियस को बता के। सो मैजिकल चीज़ है, हमारे ऋषि मुनि सदियों से इनको एक्सपीरियंस करते आए थे। होजे सिल्वा ने इसको एक प्रॉपर मेथड देके एक बुक में पिरोया जिसमें उन्होंने माइंड कंट्रोल की टेक्निक बताई। होजे सिल्वा की एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है और अगर लोग इसको प्रैक्टिस करें तो चमत्कार देख सकते हैं। जी, आप ज़रूर इसको सेव करें, प्रैक्टिस करें और आके हमें बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ। प्लस आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी या बड़ी, आप कमेंट्स में डालिए, उससे हमें रिसर्च करने के लिए नॉलेज मिलती है कि किस तरह के टॉपिक्स लाएं, किस तरह के गेस्ट के साथ हम बात करें, उनको भी क्या क्वेश्चंस दिए जाएं, तो इट हेल्प्स इन आवर रिसर्च। तो ज़रूर डालिए आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस किस टॉपिक से आपको सोल्यूशन मिले, वो भी ज़रूर शेयर करिए हमारे साथ। सर, ये बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक आपने आज शेयर कर दी हमारे साथ, सबके साथ, और मुझे लगता है ये बड़े बड़े थेरेपिस्ट के पास जाके लोग 20,000 का 10,000 का सेशन लेंगे तब उन्हें ये दी जाएगी, वो भी कई सेशंस के बाद। ये शायद मैंने पहले कभी शेयर नहीं किया। हमारे पार्टिसिपेंट्स इसको रिट्रीट में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्योंकि आपने बात की तो मुझे लगा ये सब तक पहुंचनी चाहिए। इट्स एन अमेजिंग थिंग। मतलब इसके अगर मैं आपको टेस्टिमनीज बताऊं हमारे पार्टिसिपेंट्स के कि जब वो अल्फा के मोड में जाते हैं, जब वो थीटा को ट्रिगर करते हैं, तो कई लोगों के तो अभी रिसेंटली हमारे एक पार्टिसिपेंट थे, हम इस एक्टिविटी को एक और एंशिएंट इंडियन साइंस के साथ मर्ज करके हम इसको काल विलय नाम देते हैं। एक टेक्निक है जिसको काल विलय बोला जाता है, काल को मर्ज कर देना, विलय कर देना, डिसोल्यूशन ऑफ टाइम। तो उनको कोई व्यक्ति उनके पैसे मार के बैठा हुआ था, तो वो उनको पैसे नहीं दे रहा है। ठीक है। तो वो जब ध्यान से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि मोबाइल पे मैसेज आया हुआ है कि भाई तुम्हारे घर पर पैसे तुम्हारे पहुंचा दिए हुए हैं।
कह रहे यार मैं पिछले 6 महीने से इसको फॉलो कर रहा हूँ और मुझे पैसे नहीं दे रहा और ये क्या हुआ है। मैंने कहा ये ऊपर ऊपर कहीं कनेक्शन जुड़ा है। मतलब हम इसको हाइपोथेटिकली समझना चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन बड़े डीपर लेवल पर एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग। और हम आज क्वांटम की सभी साइंसेस ये प्रूव करती हैं सुपरपोजिशन को, एंटेंगलमेंट ऑफ पार्टिकल्स को, जिसको नोबेल प्राइज मिलते हैं, कि एक पार्टिकल जो यहाँ है वो दूसरे पार्टिकल से जो करोड़ों लाइट ईयर्स, हजारों किलोमीटर नहीं, करोड़ों लाइट ईयर्स दूर है, उससे भी कनेक्टेड है। सुपरपोजिशन यानी एक ही पार्टिकल दो जगह पर मौजूद हो सकता है। तो अगर मैं अपने आप को उस वेव फॉर्म में लेकर के जाता हूं, उस लेवल पर लेकर के जाता हूं जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो क्वांटम फील्ड को एक्सेस कर पाए, तो हम देखते हैं चमत्कार होते हुए हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ। और ये अगर कोई करेगा तो ये लोग भी बताएंगे कि बहुत अमेजिंग टेक्निक रही है। बिल्कुल सही सर। जैसे नेगेटिव इमोशंस में भी तो हम प्रेजेंट होते हैं ना, मतलब याद है कि 10 साल पहले उसने मुझे इस तरीके से इंसल्ट किया था, तो समां वो आज भी उतना ही, उसकी फीलिंग जो होती है वो उतनी इंटेंस अभी भी फील होती है। तो कहीं ना कहीं वो क्वांटम फिजिक्स को अगर उससे जोड़े तो हम आज भी वहाँ हैं, जी रहे हैं उस तरीके से, तभी वो पेन फील होता रहता है आपको नहीं, वो बेसिकली हमने अपने मन में उसको जगह दे दी है, हमने उसको बिठा लिया, हम उसको रूमिनेट करते जा रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पेन सिचुएशन में नहीं है, पेन हमारी सोच में है। वो सिचुएशन मुझे दुख नहीं देती है, मैं जब उस पर सोचना शुरू करता हूँ, जैसे मान लो मैं पिछले आधे घंटे से बहुत परेशान हूँ किसी चीज़ के बारे में सोच के, अब मेरा कोई दोस्त आप आ गई मेरे पास या कोई भी आ गया, हम बातों में लग गए, हम अब क्या मैं परेशान हूँ? नहीं, मैं वापस से जब उसको सोचूंगा तो फिर मैं परेशान हूँ। तो यानी मुझे वो इवेंट दुख नहीं दे रहा था, उसकी सोच मुझे दुख दे रही थी। और सोच क्यों मेरे कंट्रोल में नहीं है? वो हो ही नहीं सकती। सोच किसके कंट्रोल में है? आपकी प्राणवायु के। चले वातम चले चित्तम। चित्त क्यों ऐसे चल रहा है? क्योंकि वायु बड़ी छोटी है, सांसें शैलो हैं, यहाँ से निकल रही, यहाँ जा रही। उसको गहरा करोगे, सांसें स्थिर होंगी, मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर हो जाएगा तो अब वो सोच नहीं आएगी जो आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस दे सके। ओके, लवली। तो सर जैसे रिमाइंडर के लिए मुझे जो समझ आया है कि लोग अपनी लाइफ में 2 वर्ड्स तो याद रख लें, कि एक तो ब्रेथ और एक अल्फा। ये खुद को याद दिलाते रहें, कभी भी लगे कि परेशान है तो अरे वाह, सो अल्फा में जाओ, या ब्रेथ वर्क। होजे सिल्वा इसको लेवल बोलते हैं कि मैं अपने लेवल पर चला जाऊंगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जब आपने इस प्रैक्टिस को किया और आपको एक भी रिजल्ट मिला, मैं कहता हूँ उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जब मुझे पहली बार ऐसा रिजल्ट मिला तो मुझे लगा कि यार मैं इसको अपनी हेल्थ पे ट्राई करता हूँ। मैंने अपनी हेल्थ पे ट्राई किया, मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे। फिर मैंने कहा मैं अपने करियर पे ट्राई करता हूँ, मैंने अपने करियर पे ट्राई किया, मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे। तो वो कहीं ना कहीं वो जो जिसको हम भगवान बोलते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो कहीं अंदर ही है। वो कहीं बाहर गुरुद्वारे मंदिर हमने बनाए हैं क्योंकि हम उसके थ्रू उस भगवान को एक्सेस कर सकते हैं। वो जगहें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें वो एक ट्रिगर दे देती हैं काम होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, सब जगहें, लेकिन असल में वो अंदर है। तो अगर मैं अपने अंदर जाता हूँ रिलैक्स्ड होके, तो मुझे लगता है मैं सबसे बड़े मंदिर, सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़े गुरुद्वारे के द्वार पर दस्तक देता हूँ, जहाँ वो भगवान मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है। ट्रू सर, आप वो भी तो बताते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, तो सब हमारे अंदर ही है। सो इसको प्रैक्टिकली समझे तो वो यही सब है। अहम ब्रह्मास्मि का बेसिकली मतलब है कि सब कुछ ब्रह्म से बना है और मैं भी ब्रह्म ही हूँ। मैं भी वो कॉन्शियस, ब्रह्म मतलब वो चेतना, वो क्रिएशन जिसने सब कुछ क्रिएट किया, वो इंटेलिजेंस, वो सुप्रीम बीइंग, उसको जो भी नाम दो, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, मैं भी वो ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि कहता है कि मैं भी ब्रह्म ही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने जाना नहीं है, क्योंकि इसको माना नहीं जा सकता, इसको जाना जा सकता है। रिलीजन में और अद्वैत में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि रिलीजन में मानना होता है। मान लो भगवान है, भगवान मैंने देखा क्या भगवान है, मैं मिला नहीं, उसमें मानना है। इसमें जानना है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, कि मुझे अपने अंदर उतरकर जानना है कि हाँ मैं ही वो सीट ऑफ कॉन्शियसनेस हूँ जहाँ पर लोग अपने अंदर उतरे। हमारे ऋषि पुराने अंदर उतरे, उन्होंने कहा कि नवग्रह हैं, उन्होंने कहा कि यद ब्रह्मांडे तद पिंडे यथा ब्रह्मांडे तथा, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। पूरी एनाटॉमी डिजाइन कर ली। जो आप चक्रास की बात कर रहे थे, आज हमारी बॉडी में 7 मेजर ग्लैंड्स हैं प्रियंका, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से लेके पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड तक। यहाँ थाइमस ग्लैंड, यहाँ थायराइड ग्लैंड, यहाँ थाइमस ग्लैंड, यहाँ थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर फिर हमारे एड्रेनल ग्लैंड, फिर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। 7 मेजर ग्लैंड्स हैं और हमारे ऋषियों ने 7 ही चक्रों की बात की है। बेसिकली चक्र 6 हैं, 7वें को चक्र हमने मान लिया है, इसलिए हम 7 की बात करते हैं। जो सैक्रल चक्र है, सैक्रल नहीं, सैक्रल स्वादिष्ठान होता है, जो ऊपर वाला
क्राउन चक्र है हमारा, जिसको हम सहस्त्रार बोलते हैं, वो बेसिकली चक्र नहीं होता, वो सीट ऑफ कॉन्शियसनेस है। कभी चक्रास की बात करेंगे तो उसमें हम डिटेल में ये जानेंगे, क्योंकि ये बड़ी गहरी साइंस है जो लोग शायद इसको कम जानते हैं। लोगों को लगता है 7 चक्र हैं, हम भी समझाने के लिए 7 ही चक्र बोलते हैं, लेकिन 7 नहीं 6 होते हैं। अच्छा, तो वो चक्र कवर करेंगे तो फिर हम उसके साथ जुड़े हुए ऑर्गन्स को भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो, आज मैं बोल रहा हूँ कि हमारे 7 मेजर ग्लैंड्स हैं, जैसे पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस। ये वो ग्लैंड्स हैं जो हमारे मेजर केमिकल सिक्रीशन का रोल प्ले कर रहे हैं। राइट। मतलब आप या मैं, कोई भी इंसान अगर स्ट्रेस में जाता है तो उसका स्ट्रेस, मेरे लिए स्ट्रेस है, मेरी बॉडी के लिए एक बायोलॉजिकल केमिकल रिस्पॉन्स है। जिसको मैं स्ट्रेस बोल रहा हूं, वो स्ट्रेस क्या है? मेरे एड्रेनल ग्लैंड, जो कि मेरे किडनीज के ठीक ऊपर दोनों होते हैं, वो एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन का स्पाइक कर रहे हैं। एकदम से मैं स्ट्रेस में गया, कॉर्टिजोल रिलीज हुआ, फिर वो एड्रेनलिन में कन्वर्ट हुआ, मतलब स्पाइक किया एकदम से। तो स्ट्रेस इज स्ट्रेस फॉर मी, बट फॉर माय सिस्टम, फॉर माय बॉडी, इट्स कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन। उनका कम्युनिकेशन का तरीका यही है। उन बॉडी बायोलॉजिकली स्ट्रेस, आपको कैसे पता चल रहा है मैं स्ट्रेस में हूं? कॉर्टिजोल रिलीज नहीं होगा तो आप स्ट्रेस में नहीं जा सकते। एड्रेनलिन रिलीज नहीं होगा, इसीलिए हमने स्ट्रेस मोड को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमने फाइट एंड फ्लाइट बोला है। फाइट एंड फ्लाइट। सामने से ट्रेन आ रही है, मेरा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिव। ट्रेन आता देख के मुझे क्या होगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस होगा तो मेरा कॉर्टिजोल रिलीज होगा, और बॉडी को कैसे पता चलेगा कि तू स्ट्रेस में जा? कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन रिलीज हुआ, इसका स्पाइक हुआ, तो मैं फाइट, या तो अब मैं ट्रेन से लड़ूंगा, या फ्लाइट, या मैं भागूंगा कि बचो। अगर मेरा कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन रिलीज ना हो तो मेरा फाइट एंड फ्लाइट ट्रिगर नहीं होगा। अगर मेरा फाइट एंड फ्लाइट ट्रिगर नहीं होगा तो क्या ट्रिगर होगा? फ्रीज। ओके। ट्रेन मुझे मार देगी। जो लोग सुसाइडल हो जाते हैं, जो ऐसा एक्टिविटी करते हैं, वो अब इस सिचुएशन से फाइट और फ्लाइट नहीं कर रहे, फ्रीज हो गए। वो फ्रीज हो गए हैं बेसिकली। उनको अब ये सिचुएशन उतना दर्द नहीं दे रही जितना उनका स्ट्रेस दे रहा था। स्ट्रेस में कॉर्टिजोल रिलीज हो रहा था, एड्रेनलिन, लेकिन इससे लग रहा है कि इससे शांत हो जाएगा वो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग जो स्ट्रेस में, उनको रूमिनेट करवाना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे 7 मेजर ग्लैंड्स हैं, राइट। और हमारे योग में 7 ही चक्रों की बात की गई है। 7 ही कैसा हो सकता है ऐसे? इतने इंटेलिजेंट थे। तो ये वही तो चीज है कि यद ब्रह्मांडे तद पिंडे अहम ब्रह्म। जब मैं ब्रह्म होता हूं तो मैं अपनी एनाटॉमी को, मतलब हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। तंत्र में 72,000 नाड़ियां बताई गई, जो कि हम चक्रास के साथ कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारे फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं है। ये हमारे प्राणमय और मनोमय कोश की 2 लेयर्स हैं, जिनको मिलाकर के पूरा सिस्टम बनता है। 72,000 नाड़ियां। प्रियंका, 72,000 के नाम है। अच्छा। हाँ, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चंद्रघंटा, पूहा, कुशु, कुहा, डाकिनी, राकिनी, नाम है। सर ने पूरा एक ट्रेलर दे दिया चक्र एपिसोड का। मतलब 72,000 नाड़ियों के नाम रख देना, उनकी लोकेशन बता देना, उनको जान लेना किस नाड़ी का। अच्छा देखो, कोई बोलता है कि ये कैसे नाड़ियां होती नहीं, कैसे क्या होता है, तो मैं बोलता हूं अभी आप चेक करो, आपकी दोनों में से एक नॉस्ट्रल चल रही होगी। ऐसा ए रखो अपने नाक के ऊपर और ब्रेथ को थ्रो करो। दोनों में से एक डोमिनेंट है, राइट। हाँ। राइट, मेरी भी राइट है इस टाइम। हाँ। तो अगर आप इसको 1 घंटे बाद चेक करोगे तो ये लेफ्ट होगी। ओके। क्योंकि 45 से 60 मिनट्स के अंदर ये शिफ्ट हो जाती है। अब क्या आपकी जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है, इसमें कुछ आपने डक्ट लगाया हुआ है? नहीं। क्या 1 घंटे बाद वो डक्ट लेफ्ट से निकाल के राइट लगा दोगे? नहीं, ये नाड़ी शिफ्ट हो रही है। ये प्राणमय कोश में इनर सिस्टम काम कर रहा है कि थोड़ी देर आपको सूर्य नाड़ी का प्रभाव मिले, यानी गर्मी रहे, फिर ठंड रहे, ताकि बॉडी एक बैलेंस को मेंटेन करती रहे। 24 घंटे सूर्य चलती रहेगी, गर्मी से मर जाएंगे। 24 घंटे चंद्र चलती रहेगी, ठंड से मर जाएंगे। बैलेंस। कि आपको खाना खाना है, सूर्य नाड़ी चलेगी तो खाना पचेगा। आपको नहाना है, हर एक प्रोसेस में हर नाड़ी का अपना एक रोल है। तो ये जो अभी आपकी राइट चल रही है, आप 1 घंटे बाद चेक जरूर करना, और आप लोग भी चेक जरूर करना, जो आपकी चल रही है उससे विपरीत चल रही होगी। ये कैसे है? इसको ये कहाँ है बॉडी में? ये नोज तो एक ही है, फिजिकल पार्ट तो एक ही है। ये कहाँ चल रही है? चल रही है प्राणमय कोश में। 3 नाड़ियों को हम जान सकते हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और बाकी की जो 72,000 नाड़ियां हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं। अच्छा, वो नाड़ियां जिन जगह पर आकर मिलती हैं उनको हम चक्रास बोलते हैं। वो इंटरसेक्ट करती हैं पूरी बॉडी में, और जहां पर आकर वो इंटरमिंगल होती हैं, कनेक्ट होती हैं, वो चक्रास हैं। ऐसे 7 चक्र, टोटल 140 चक्र हैं।
वाह। जिनमें से 6 हमारे शरीर में हैं, इसलिए हम 6 चक्र बोलते हैं। 6 हमारे शरीर में, 7वां हमारे सिर के ठीक ऊपर लोकेटेड होता है, इसलिए हम 6 चक्रों की बात करते हैं। Okay. इसीलिए हमारे योगिक सिस्टम में भी 6 चक्रों की बात की गई। तो वो 6 के 6 चक्र 6 के 6 ग्लैंड्स के पास हैं। कितनी इंटेलिजेंटली डिफाइन किया, एक एक नाड़ी को डिफाइन किया। ये नाड़ी चलाओगे ये काम करो, ये नाड़ी चलाओगे ये काम करो। खाने को पचाना है, सूर्य नाड़ी नहीं चल रही, खाना नहीं पचेगा। तो वो लोग जो अंदर उतरे उनके पास वो इंटेलिजेंस थी। तो अगर आप ये अल्फा के लेवल पे आना सीख जाते हो, तो बेसिकली आप अंदर उतर रहे हो, जहां आपके हर सवाल का जवाब है। आपकी वो हायर इंटेलिजेंस आपसे बात करने के लिए तैयार है। और मैं अक्सर ये बात बोलता हूं प्रियंका कि हम लगातार बोले ही जा रहे हैं, हम लगातार हम बाहर की तरफ अपनी मूवमेंट आउटवर्ड किए जा रहे हैं। जब हम बोलते हैं वो सुनता है, लेकिन जब हम शांत होते हैं तो वो बोलता है और हम सुनते हैं। हम शांति नहीं हो रहे, फर्क सिर्फ इतना है। और अगर हम ये अल्फा में, अगर हम ये कुछ प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, स्ट्रॉ ब्रीदिंग, कुछ चीज़ें, ये अल्फा मेथड जो अभी मैंने आपको बताया होजे सिल्वा का, अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं, हम शांत होंगे, वो बोलेगा, जवाब यहाँ पर आएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और इस एपिसोड का 3rd कीवर्ड भी मुझे मिल गया, बैलेंस। जैसे कि आपने कहा, आप भी नोट करिए सो दैट यू हैव अ रिमाइंडर, क्योंकि पॉडकास्ट पे आप अपना बहुत अहम समय हमें दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको यूटिलाइज करें, अपनी लाइफ में प्रैक्टिसेस में लाएं, सो दैट बेनिफिट हो। खाली सिर्फ सुन के निकल जाएं वो फ़ायदा नहीं सर। और मैं भी चाहूँगा प्रियंका कि जो लोग इसको सुन रहे हैं, वो ये जो मैंने होजे सिल्वा का मेथड बताया, लेवल पे जाने का अल्फा वाला, ये और ब्रीदिंग प्रैक्टिस, और जो नींद के लिए 2-3 चीज़ें बताई थी, आप मुझे कमेंट करके, मैं इनके वीडियो के इस पॉडकास्ट का हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूं, और मुझे आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या आप ये आज से, या इनमें से कौन सी चीज़ आप आज से करना शुरू करेंगे। मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो आप अपनी ज़िंदगी में उतारते भी हैं। आई विल लव टू रीड द कमेंट्स, और मैं चाहूँगा कि आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सर, चक्रा एपिसोड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब इनके कोट में है सब कुछ। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स में लिखेंगे चक्रा, क्योंकि हम उसमें चक्रा के साथ बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करके समझाने वाले हैं, उससे डिजीज़ेस भी कैसे रिलेटेड है वो सब भी सर समझाएंगे। तो आप भारी मात्रा में चक्रा कमेंट करिए, सो दैट वी कैन कन्विंस अनुराग सर टू कम अगैन। सो सर, कमिंग बैक टू टुडेज एपिसोड, थोड़ा सा डिटॉक्स पे बात करना चाहूँगी सर, क्योंकि मेंटल डिटॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिकल डिटॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम फिजिकल डिटॉक्स तो कर ही रहे हैं आजकल, कुछ तरीके हैं, पंचकर्मा भी आजकल लोग करने लगे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटल डिटॉक्स के लिए हम क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मेंटल डिटॉक्स के लिए सबसे बड़ी प्रैक्टिस ये है कि जो मेरे पास पास्ट के कुछ पेनफुल इमोशंस रखे हुए हैं, कोई अनवर्दीनेस की फीलिंग रखी हुई है, मैंने अपनी आइडेंटिटी को शैटर किया हुआ है, मैं सेल्फ सेबोटैज कर रहा हूँ अपने आप को, मेरे पास कोई पेनफुल मेमोरीज हैं, मुझे उनको अपने माइंड से, बेसिकली उनके मीनिंग को अपने माइंड से बदलना है। तो अगर मैं सिर्फ इतना कर पाऊँ कि जो कोई इवेंट जो 15 साल, जैसे भी हम पहले बात कर रहे थे कि इवेंट 15 साल पहले हुआ था, मैं आज भी दुखी क्यों हूँ, क्योंकि उसकी मेमोरीज को मैं आज भी लगातार जी रहा हूँ। तो अगर मैं उस इवेंट की जो मेमोरीज है, उनका जो मीनिंग है, उस मीनिंग को चेंज कर दूं, तो मेरा पूरा माइंड डिटॉक्स हो जाता है और मैं अपनी जिंदगी को एक बड़े ब्यूटीफुली आगे, मतलब जीने की तरफ आगे बढ़ पाता हूँ। उसके लिए सबसे ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है जिसको हम बोलते हैं कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब है कि इसका मतलब होता है बेसिकली रेचन, बाहर निकालना, अपने अंदर से इमोशंस को बाहर निकालना। तो इसके 3-4 ब्यूटीफुल प्रोसेस होते हैं। हमारे रिट्रीट में जो लोग आते हैं, हमने एक दिन पूरा कैथारसिस का रखा हुआ है कि आओ और अपने अंदर से बाहर निकालो। तो इसके लिए बेसिकली एक विजुअलाइजेशन होती है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हम पहले माइंड के अल्फा लेवल पे जाते हैं। अभी ये लोग सब समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हम अल्फा लेवल पे जाते हैं जहां पर मैं कॉन्शियस नहीं हूँ और सब कॉन्शियस भी नहीं हूँ, लेकिन दोनों हूँ। फिर हम एक ऐसे गहरे लेवल में एंटर करते हैं माइंड को काम करते करते, जहां पर मैं आपके सब कॉन्शियस को एक्सेस कर सकूं, जहां पर वो पैटर्न रखे हैं, जहां पर वो पेनफुल मेमोरीज रखी हैं। तो जब उसको एक्सेस किया जाता है तो उसके मीनिंग को बदलना कि ये इवेंट एक पेनफुल इवेंट नहीं था, ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट था। क्योंकि जिंदगी में कोई भी इवेंट को अगर आप 10, 20, 25 साल पीछे मुड़ के देखते हो ना, तो आपको ये रियलाइज होता है कि यार ये इवेंट जरूरी था मेरे लिए होना। कोई भी नेगेटिव इवेंट कुछ सिखा के गया है, या फिर मैं आज यहाँ पर हूँ तो उस इवेंट की बदौलत हूँ। और बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमें ऐसा पता चलता है कि यार वो 20 साल पहले मैं जिस चीज़ के लिए रो रहा था, वो तो एक ब्लेसिंग थी, वो तो मेरी जिंदगी में बहुत बढ़िया चीज़ हुई थी। तो ये करने में हमें 20 साल लग जाते हैं, 25 साल, 30 साल, 50 साल लग जाते हैं। मेंटल डिटॉक्स में हम क्या करते हैं, हम गहरे माइंड के लेवल्स पर जाकर जो एक हिप्नोटिक स्टेट बन जाती है, उसमें वो जो इवेंट हुआ था उसके मीनिंग को हम चेंज करते हैं, जिसको हम विजुअलाइजेशंस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है।
दूसरा, हमारे पास जो भी इमोशंस रखे हैं उन इमोशंस को हम एक्सप्रेस करें, लिखना शुरू करें। Okay. यानी किसी ने मुझे धोखा दिया था, उसकी पूरी डिटेल लिखो कि उसने उस दिन मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरे को ऐसा गलत दिया मेरे को कुछ, या मुझे मेरे साथ गलत बिहेव किया, या मुझे ऐसा किया। एक एक चीज़, एक एक डिटेल। मैं उसके बाद बहुत दुखी हुआ, मैं बहुत परेशान हो गया था, 10 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, मैं स्ट्रेस में एक एक डिटेल लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। लिखने के बाद उसको पढ़ना नहीं है, किसी को पढ़वाना नहीं है, उसको या तो आप जला दीजिए या आप उसको सिजर से काट दो। सिंपली। आपको नहीं पता लेकिन आपका सबकॉन्शियस उसको जलते हुए देख रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि अंदर से कुछ बाहर निकाल के जला दिया। अच्छा। हम किसी इंसान को भी जला आते हैं ना, महीने बाद हमको वो भी याद नहीं रहता है। शांति मिलती है। नहीं, बोलते भी हैं सर, डेथ के बाद की, जलाने के बाद एक शांति का एहसास होता है परिवार को, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस देख लेता है कि अब वो गया, हर तरफ से गया, अब नहीं आ सकता। कई लोग मुझे ये बात बोलते भी, वो बोलते हैं सर ऐसा इमोशन ये रियल थोड़ा है, रियल कोई चीज़ होगी तो वो दिमाग से ऐसा करने से कैसे। तो स्वामी विवेकानंद का बड़ा फेमस एग्जाम्पल था, वो मैं उनको देता हूँ। मैं बोलता हूँ तुम्हारे घर में तुम्हारे कोई बड़े की फ़ोटो है, पापा मम्मी दादा दादी, बोलते हैं। मैं कहा उस पर चप्पल मार सकते हो? सर ऐसे मैं कहा क्यों, फ़ोटो है, रियल थोड़ा है। वाओ। हमारा ब्रेन उनको एक आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी के साथ उस फोटो के माध्यम से कनेक्ट करता है। मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे दादा, मेरे दादी की उस फोटो के माध्यम से मैं उनके साथ कनेक्ट कर पाता हूँ। वो एक मीडियम है, इसीलिए मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद बनाए जाते थे कि एक मीडियम मिले, उस निराकार के साथ कनेक्ट करने का कोई साकार रूप मिले। तो वो जो निराकार रूप में मेरे पास मेंटल प्रोजेक्शंस कहीं ना कहीं रखी हैं, मैंने उसको एक साकार रूप दे करके अपने दिमाग को दिखाया कि जला दिया। और उसने ये देखा कि अच्छा ये खत्म हो गया। ये प्रैक्टिस आप 3-4 बार करो, देखो कितना लाइट में। इनफैक्ट हम जो कैथारसिस रिट्रीट में करते हैं ना, हम बहुत बड़ी सी आग जलाते हैं, सब लोग फेस्टिवल, उसको हमारे लिए एक रिट्रीट का फेस्टिवल होता हो। सब लोग आके, मैं कहूँगा अगर उसकी क्लिप्स हो तो आप दिखाना कि कैसे लोग इसको बढ़िया सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे ओशो बोलते थे ना कि डेथ शुड बी सेलिब्रेटेड, तो मैं कहता हूँ ये तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस की डेथ है, इट शुड बी सेलिब्रेटेड। जला दो उसको, जला, सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, पार्टी करते हैं मस्त। तो बहुत बड़ी सी आग में हम सब वो चीज़ें एक एक करके, ऐसा आपने जो भी लिखा था नेगेटिव, वो सब डालते हैं और अब उसके साथ ब्यूटीफुल इमोशन अटैच करते हैं कि आई एम सेलिब्रेटिंग, आई एम हैप्पी बिकॉज मैं इससे गेट रिड हो गया, मैंने इसको जिंदगी से निकाल दिया। सो कैथारसिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। आई हैव सीन कि लोगों की ज़िंदगी में इतने ट्रिमेंडस चेंज आए जब उन्होंने ये देखा कि अब मैंने। और हम क्या करते हैं इवेंट में, फिर हम उसकी राख को इकट्ठा भी करते हैं और फिर हम उसको गंगा में बहा के उसकी वीडियो भी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करते हैं कि मतलब पूरा रिचुअल हमने कंप्लीट कर दिया कि देखो अब ये तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन ये सबकॉन्शियस देख रहा है। ये उसको समझ में आ रहा है कि वाकई मैंने एक दिन निकाला था, वाकई वो उनके साथ अटैच्ड था, जैसे हम उस फोटो के साथ अटैच्ड हैं, जैसे हम मंदिर में रखे मूर्ति के साथ अटैच्ड हैं, वैसे ही हम उस राइटिंग के साथ अटैच्ड हो जाते हैं जब उसको निकालते हैं, लिखते हैं और हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि एवरीथिंग इज गॉन। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ मेंटल डिटॉक्स। कि हम अपने अंदर से उन इमोशंस को जब निकाल दें, उनके मीनिंग्स को बदल दें, तो जिंदगी इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। हम ऐसा समझ के जिंदगी जीने लगते हैं। ब्यूटीफुल। सो अ बिग way to do the mental detox in a small way actually. In a small way. आप कभी मतलब घर पे चाहे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इसमें एक चैलेंज, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये ध्यान देने वाली होती है कि जो आपने लिखा है उसको ना तो पढ़ना है ना पढ़ाना है। अच्छा, दोबारा नहीं पढ़ना है उसको, दोबारा नहीं, उस स्टेट में ही नहीं जाना आपने। वही मैं अब अभी यही सोच रही थी कि लिखते वक्त हम वापस उस पेन को फील करेंगे, लिखते वक्त फील करेंगे। इसीलिए तो वो प्रोसेस काम करेगा, क्योंकि लिखते वक्त जो आपने पेन फील किया है ना, वो पेन बाहर निकल गया है। जैसे आपने बोला ना, मेरी दोस्त बात करती रहती थी, क्या नाम था, आस्था, सब ठीक है, सब बढ़िया है। अब वो ऐसा क्यों लाउड बात कर रही है, क्योंकि अब वो बाहर निकल गया है। ऐसे ही मैंने जब वो लिखा तो मेरे माइंड ने उस टाइम देखा कि ये बाहर निकल गया है, मैंने सब निकाल दिया बाहर। मैंने बोला सुसाइडल लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि किसी से बात नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर से। अब वो निकाल दिया है बाहर। लास्ट एपिसोड में आपको याद हो तो शायद, पता नहीं पॉडकास्ट इतने होते हैं तो शायद हमने ऐसा डिस्कस किया हो, राजस्थान में कल्चर था रुदाली, कि जब कोई घर में कैजुअलिटी होती थी तो लेडीज को बुलाया जाता था छाती पीटने के लिए। वो आती थी और ऐसा रोती थी। आज लोगों को देख के लगेगा कि ये क्या सिस्टम है, ये क्यों कर रहे हैं, बट इट वाज अ साइंटिफिक प्रोसेस। जो नहीं रो रहा उनको देखकर, उनके चिल्लाने को देखकर वो भी रोए, क्योंकि इस समय पर अगर आप नहीं रोए तो ये इमोशंस आपके अंदर बैठ जाएंगे और कल को ये आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देंगे।
इसलिए उस समय पर रोना बहुत ज़रूरी है। तो वो बड़ी साइंटिफिक चीज़ थी। तो वो बेसिकली था क्या, रुदाली का प्रोसेस क्या था, छाती पीटती थी लेडीज, रोती थी, चिल्लाती थी, उनकी कुछ बातें बोलती थी ताकि आपको कुछ तो याद आए, आप कभी तो रो और आप कंफर्टेबल होके आप भी तेज तेज रोने लग जाओ। बहुत तेज चिल्ला के रोती हैं। हमारे इवेंट में पार्टिसिपेंट्स आते हैं बड़ी तेज तेज चिल्ला के रोते हैं, और इनफैक्ट जितनी फीमेल्स रो रही होती हैं उससे डबल मेल्स रो रहे होते हैं जो जिंदगी में कभी नहीं रोए हैं। उनके अंदर ज़्यादा स्टोर्ड है, उनके अंदर ज़्यादा स्टोर्ड है, उनके अंदर ज़्यादा इमोशंस भरे हुए हैं। वो निकालते हैं, जब वो निकालते हैं वो कहते हैं सर ऐसे लग रहा है कि मेरा नया जन्म हुआ है, मतलब मैं इतना लाइट फील हो रहा हूँ जैसे 100 किलो का वेट किसी ने यहाँ से उठा के नीचे रख दिया। मेंटल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स। तो ये इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है, जो भी करेगा अमेजिंग रिजल्ट्स देखेगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ यही है कि करता कौन है। और इसको करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अल्फा के लेवल पर ज़रूर जाएं, कुछ डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस ज़रूर करें ताकि ये करने की चेतना आपके पास ज़रूर आए। राइट, मेंटल डिटॉक्स करिए। अब सिर्फ फिजिकल डिटॉक्स के लिए भी कुछ टिप्स दे दीजिए लोगों को। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। फिजिकल, मुझे ऐसे लगता है कि 3 हमारी ऐसी भारत की बड़ी प्राचीन चीज़ें हैं जिसको अगर कोई भी अपना ले तो बड़े अमेजिंगली अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकता है। एक तो ये कि नहाते हुए अपनी बॉडी को स्क्रब ज़रूर करना। ओके, मतलब आप देखोगे कि जो सोप है वो हमारे शरीर से गंदगी को नहीं निकाल रहा है। अगर सोप गंदगी को निकाल सकता तो हमारा टॉवल धोना क्यों पड़ता? मतलब सोप लगा के हम तो क्लीन हो गए। अब टॉवल मैला क्यों हो रहा है? टॉवल मैला इसलिए हो रहा है क्योंकि बेसिकली टॉवल ही स्क्रबिंग का काम कर रहा है। और हमारे पुराने टाइम में लोग नारियल की सूखी हुई छाल या जो तुरई होती है उसकी सूखी हुई जो स्क्रब बन जाता था, वो आज भी स्क्रब, वो एक तोरी का स्क्रब जो है वो 500 600 रुपए का मिलता है। तो पहले तो पेड़ से गिर जाते थे, लोग सुखा लेते थे और उसको अपनी बॉडी के, अब प्लास्टिक के स्क्रब मिल रहे हैं जिनको हम लूफास बोलते हैं। वो प्लास्टिक इज अ टॉक्सिक थिंग। तो नेचुरल कोई भी चीज से अपनी बॉडी को स्क्रब करो, और अगर नेचुरल कुछ नहीं मिल रहा तो नहाते हुए एक टॉवल ऐसा रखो जिससे आप अपनी बॉडी को स्क्रब कर सको। आपकी बॉडी ब्रीद करती है, आपकी पोर्स में बहुत सी चीजें ऐसे क्लॉग हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, जिनका निकालने का सिर्फ स्क्रबिंग ही एकमात्र तरीका है। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, सोने से पहले अपने पैरों की मसाज जरूर करें। अगर विंटर्स हैं, फीट की तलवों की मसाज जरूर करें। अगर विंटर्स हैं तो तिल का तेल लें, सेसेमे ऑयल जिसको बोलते हैं। और अगर समर्स हैं तो ये जो मस्टर्ड ऑयल जिसको हम सरसों का तेल बोलते हैं, वो तेल लेकर अपने पैरों के तलवों की अच्छे से मालिश करें। आप देखोगे वो पूरा पैरों में अब्जॉर्ब हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको बताऊं, इसके बाद आपको जो नींद आएगी ना, आप थैंक यू बोलोगे यहाँ पे आगे, लिटरली। और ये मतलब मेरा नहीं है कुछ भी, ये हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पुराने लोगों का एक रिचुअल था कि वो लोग इसको प्रैक्टिस करते ही करते थे। तो बॉडी को डिटॉक्स करना, एक तो स्क्रब जरूर कीजिए, दूसरा पैरों की तलवों की मसाज जरूर कीजिए, और तीसरी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ जो हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस की थी कि आप सन बेदिंग जरूर कीजिए। अच्छा, फॉर फिजिकल डिटॉक्स। क्योंकि जब सूर्य हमारे शरीर को मिलता है, बेसिकली हमारी बॉडी जो विटामिन डी का सिंथेसिस कर पाती है, ये सनलाइट के मिलने के बाद ही कर पाती है। और आज आप देखोगे 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है। जो भी इंसान स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस में क्यों जा रहा है? क्योंकि विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी की कमी हमें स्ट्रेस में जाने के लिए ज़्यादा एग्रेसिवली हमारी बॉडी को अलाउ करती है कि हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, जिसका विटामिन डी पूरा है वो कम स्ट्रेस में जाएगा। तो सनलाइट जब हमारी बॉडी पर पड़ती है और हमारी बॉडी उससे हल्का फुल्का सा स्वेट करती है, तो वो बेसिकली हमारे सिस्टम को, हमारे वो टॉक्सिक मटेरियल को जो हमारे स्किन में, हमारे पोर्स में कहीं ना कहीं है, उसको डिटॉक्स करती है। तो दिन में कभी भी, मतलब जब हार्श सनलाइट हो तो 10 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। आप सोचोगे अब मैं 3 घंटे धूप में ही लेटा रहूंगा। धूप में तब लेटना है 3 घंटे जब कोई डिजीज हो। उसके भी पर्टिकुलर तरीके हैं कि इस डिजीज में कैसे, कहाँ पर, बॉडी के किस एरिया पर, नाभि पर, यहाँ पर कहाँ धूप लगानी है, पूरी बॉडी पर नहीं लगानी होती। तो सिर्फ 10 मिनट धूप में। और अगर आप लकी हो, आपको सनराइज या सनसेट मिल रहा है, तो आप 30 मिनट्स आराम से उस सन को देख सकते हो। मॉर्निंग सन या सनसेट का सन वो सेफ माना जाता है, या सनराइज, या क्योंकि उस टाइम पे UVA UVB इनका जो रेशो होता है ये अलग होता है एज कम्पेयर टू जो दिन में हमको हार्श सनलाइट मिल रही होती है। तो दिन की सनलाइट 10 मिनट्स इज इनफ। मॉर्निंग अगर सनसेट और सनराइज आपको मिल रहा है तो आप आधा घंटा भी उस सनलाइट में स्पेंड कर सकते हो। इट विल गिव यू योर बॉडी अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। ओके, सो सर मुझे लगता है सनलाइट कॉमन फैक्टर है मेंटल डिटॉक्स में भी और इसमें भी, क्योंकि आपने पहले बताया था कि सनलाइट से सेरोटोनिन भी एक्टिव होता है। मैंने अभी भी बताया कि विटामिन डी जब बॉडी में पूरा होता है तो स्ट्रेस में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन डिटॉक्स में सनलाइट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रेट सर। जैसे हम बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि इमोशनल
मेमोरीज हैं कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से फिजिकली वो बीमारी भी बन रही है, स्ट्रेस भी हो रहा है, एग्जाइटी भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी रियलिटी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, किसी इवेंट से बहुत अटैच हो जाते हैं, या किसी से ब्रेकअप से, किसी लड़की से, किसी लड़के से। सो कहीं ना कहीं अटैचमेंट इज़ अ प्रॉब्लम, व्हाट आई फील। तो क्या डिटैच होना इम्पॉर्टेंट है, और उसके कोई तरीके हैं जो आप सिखा सकते हैं लोगों को? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हैं तरीके। और गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि सुख दुख का मूल कारण क्या है, तो गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। मन में वो बात कर रहे हैं अटैचमेंट की, इसीलिए हमारे यहाँ पर वैराग्य की प्रैक्टिस होती थी, जिसको हम डिटैचमेंट ही बोलते थे बेसिकली। वैराग्य का मतलब होता था कि राग से आप वैरागी हो गए, आप उससे कनेक्टेड नहीं रहे आप किसी भी चीज़ से। तो बेसिकली हमें डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं करनी होती, हमें अपने स्वभाव को, अपनी चेतना के स्तर को उस लेवल पर लेकर के जाना होता है जहाँ पर हम अटैच्ड नहीं हैं। जैसे मैं अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार मानता हूँ। मतलब मैं कौन हूँ, जैसे हमारे पास हम रिट्रीट की बात कर रहे थे ना, तो रिट्रीट में मेरे पास लोग आते हैं तो मैं पूछता हूँ, हाँ जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो कहते हैं मैं ऐसे 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 ऐसे। फिर मैं कहता हूँ जी अब आपका नाम क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, जॉब क्या करते हो, कहाँ रहते हो और कितना पैसा कमाते हो, ये छोड़ के बताओ आप कौन हो। कहते सर ये कैसे होगा? मतलब मैंने अपने आप को शरीर, मन, आइडेंटिटी और अहंकार, मेरी बुद्धि, मैंने अपने आप को यही समझा हुआ है। जब मैं अपने आप को मन समझता हूं तो मैं मन से इन्फ्लुएंस होता हूं, मुझे लगता है ये मेरे साथ हो रहा है। जैसे अष्टावक्र एक बड़ी खूबसूरत बात बोलते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी जिंदगी का सारा दुख नकली है। सारा दुख नकली है, तुमने सिर्फ इसको ढोया हुआ है। ये 1 मिनट में दुख खत्म हो सकता है, लेकिन अगर मैं किसी को ये बात बोलूं तुम्हारी जिंदगी का दुख 1 मिनट में खत्म हो सकता है, लोग बोलेंगे चलो ना यार ये क्या बात है, 1 मिनट में कैसे दुख खत्म हो सकता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं ये 1 मिनट में खत्म हो सकता है अगर तुम ये जान लो कि ये दुख मैं नहीं हूं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, और ये जैसे आपका एक पेज है, एक पेज, चलो इसका भी नहीं, कोई और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लो कोई मोबाइल है, ठीक है, ये आपका मोबाइल है। अब ये मोबाइल आपका 10th फ्लोर से आप नीचे फेंको, कितना दुख होगा? टूट जाएगा। हाँ, दुख होगा या नहीं होगा? अब ये यश का मोबाइल है, यश 10th फ्लोर से नीचे फेंके, आपको कितना दुख होगा? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा कि यश का हुआ कि पागल है फेंक दिया। कोई दुख नहीं होगा, पिटी फील करोगे आप उस पे कि ये यश ने कैसे फेंक दिया। कोई थर्ड पर्सन, कोई बहुत दूर, कोई अपना मोबाइल ऐसा वो कर रहा है, आपको कितना उससे इम्पैक्ट होगा? नहीं होगा। हम कोई भी चीज हमें इम्पैक्ट कब कर रही है? जब वो मेरी है। दुख मेरा है, राइट। जबकि हम बोलते हैं, कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं बहुत दुखी हूं। मैं कहा कहाँ से दुखी हूँ? टांगें दुखी हैं, बाल दुखी हैं, नेल्स दुखी हैं। बोले नहीं सर माइंड दुखी है। मैं कहा माइंड कहाँ पे, कौन सा? सब कॉन्शियस माइंड दुखी है? कौन? नहीं ब्रेन। मैं कहता हूँ लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट है। क्या दुखी है? बोलते शायद मेरे थॉट्स में ऐसा दुख है। मैं कहा हाँ ये कहो कि मेरे थॉट्स में दुख है, मैं दुख हूँ या मैं दुखी हूँ? हमने अपनी आइडेंटिटी बना लिया उसको। तुमने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ टांगों के साथ गलत किया, पैर के साथ, बाजू, किसके साथ गलत किया? नहीं मेरी भावनाओं, हाँ तो ये मेरी है, मैं नहीं हूं। ओके। जब हम ध्यान की प्रक्रिया में उतरते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, तो एक स्थिति आती है जिसको हम बोलते हैं शून्य अवस्था। एक ऐसी अवस्था जहां पर मैं मन नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास विचार ही नहीं है। जहां पर मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं शरीर से बहुत परे निकल चुका हूं। जहां पर मैं अहंकार नहीं हूं, क्योंकि अब मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं कोई अफसर लगा हुआ हूं, कहीं मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। क्या मैं सोच रहा हूं? मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, मेरा अहंकार नहीं है और मेरा शरीर नहीं है। तो अब वो जो दुख था वो अब मेरा नहीं है, वो अब किसी और का है। किसका? जो ये शरीर है उसका। वो तो मेरा ही है ना सर। वो मेरा है, लेकिन ध्यान में वो मेरा नहीं है। अच्छा, शरीर भी मैं अलग हूं, मैं उसको देखने वाला दृष्टा हूं, थर्ड पर्सन हूं। तो ये परसेप्शन, ये भाव कब आता है? जब हम ध्यान में उतरते हैं। ध्यान में आप नोट करोगे आपके पास मन नहीं होता, आपके पास विचार ही। तो जब विचार ही नहीं है तो दुख विचारों का ही एक बाय प्रोडक्ट है, और मन ही नहीं है, विचार ही नहीं है, तो दुख कहां से आएगा? दुख है ही नहीं। और फिर मैं ये बड़ा क्लियरली देख पाता हूं कि दुख मन का एक इफेक्ट था, मेरा नहीं। मैं तो एक दृष्टा हूं, मैं तो देखने वाला हूं, मैं तो बिल्कुल साक्षी हूं। और अगर यही प्रैक्टिस आप लगातार करते हो तो बार बार आपके सबकॉन्शियस में, हमने बोला था ना कि रिपीटिशन हो, कोई बार बार उसको आके बोले कि भैया मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो, मुझे। और बार बार आप ये प्रैक्टिस करो कि यार दुख,
अरे नहीं, ये तो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। अरे दुख, आप दुख को यहाँ सामने रख के देखो, बड़ी क्लैरिटी होती है, बड़ा क्लियर। जब दुख आपका अपना है तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं, मेरा अपना, ओ मेरा मोबाइल कहाँ, भागूं नीचे, क्या मेरे साथ बुरा कर दिया। लेकिन वही रिश्तों में बहुत, हाँ, किसी दूसरे के साथ बुरा हो रहा है, किसी दूसरे के साथ कोई जिंदगी में चैलेंज है, तो हमें इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे लास्ट टाइम भी मैं ये उठाने वाला था कि मान लो ये अगर मैं इसको ऐसे रख लूं और आप मुझे कहो कि मेरे पेपर पे क्या लिखा है पढ़ के बताओ, तो क्या मैं पढ़ के बता सकता हूँ? लेकिन अब अरे वाह, क्या अब मैं पढ़ के बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी इससे दूरी हो गई, अब मैं इसको क्लियरली देख पा रहा हूँ। वैसे ही जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे मन से हमारी एक दूरी होती है, और मैं बड़ा क्लियरली देख पाता हूँ कि यार ये विचार मेरे नहीं है, तो मन के पास आ रहे थे, और अब मन है नहीं, तो मैं दुखी डिटैच इस तरीके से। तो मैं डिटैच नहीं हो रहा, बेसिकली मैं अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया। मान लो मेरे घर पे कोई मुझे बेकार नेगेटिव लेटर्स भेज रहा है, चिट्ठियां भेज रहा है, मुझे गलत गलत चिट्ठी भेज रहा है, मैंने घर का एड्रेस चेंज कर लिया, ओके, चिट्ठी अभी भी आ रही है लेकिन मुझे नहीं मिल रही। ओके, मेरे मन को जो तकलीफ थी वो अभी भी है, लेकिन ध्यान में मैं मन से परे चला गया, अब वो मुझे, तो मैं रियलाइज कर पाता हूं यार मुझे तो तकलीफ नहीं मिल रही, ये तो खाली मन के कारण मिल रही थी। और जब मैं इस प्रैक्टिस को रेगुलरली बार बार करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि मैं मन नहीं हूं, मैं वो सिचुएशन नहीं हूं, मैं वो परिस्थिति नहीं हूं, मैं वो आइडेंटिटी नहीं हूं जिसके साथ गलत हो रहा है, मैं तो देखने वाला हूं, साक्षी हूं। और जब ये जीरो स्टेट, जिसको हम शून्य अवस्था बोलते हैं, जब ये जीरो स्टेट को आप बार बार एक्सेस करते हो तो ऑटोमेटिकली वैराग्य और डिटैचमेंट आने लगता है। आपको समझ में आ जाता है कि यार ये तो मन के साथ हो रहा था, और जब मैं ध्यान में जाता हूँ तो ये कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, ये तो बेचारा, ये तो खेल है सारा, ये तो एक गेम चल रहा है। और मैं अपने आप को वो पात्र समझ के उससे आगे बढ़ पाता हूँ। जैसे रामायण में कोई रावण का रोल कर रहा है, राम ने उसे मार दिया, अब रामायण का कट हो गया, सीन खत्म। अब क्या जो रावण बना हुआ था वो आके राम को पीटेगा? नहीं, वो कहेगा भाई वो तो एक रोल था। हाँ, ऐसे ही जब आप ध्यान में जाते हो तो आप देखते हो ये एक रोल है जो मैं निभा रहा हूं। वो उस रोल के टाइम पर सुख था, दुख था, मैं एक्ट कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन जब मैं उससे डिटैच होता हूं तो मैं देखता हूं ये मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, मैं तो दृष्टा हूं, देखने वाला हूं। इसको बताया नहीं जा सकता, इसको अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए सुनने वाले सब लोग बोलेंगे तुम्हें क्या पता जब दुख होता है तो। हाँ। मुझे पता है क्योंकि मैंने दुख भी देखा है और मैंने शून्य अवस्था भी देखी है कि कैसे शून्य में जब मन नहीं होता, अहंकार नहीं होता, बुद्धि नहीं होती और शरीर नहीं होता तो सब कुछ सामने रखा हुआ दिखाई देता है, और जो चीज़ सामने है वो मेरी नहीं है क्योंकि मैं उसको देख पा रहा हूँ। मैं वो नहीं हूँ, मैं उसको देख पा रहा हूँ। जब मैं उसको देख पा रहा हूँ तो मैं उससे एक डिटैच अपने आप को महसूस करता हूँ, और मुझे पता चलता है कि ये चीज़ें सब हैं, होते हुए भी लेटर आ रही है लेकिन मुझे नहीं मिल रही क्योंकि मैं इससे ऊपर निकल गया हूँ। लवली सर, जैसे इमोशनल पेन के लिए मुझे लगता है ये करा जा सकता है, लेकिन क्या फिजिकल पेन के लिए भी ये डिटैच हो सकते हैं उससे? बिल्कुल हो सकते हैं, फिजिकल पेन के लिए डिटैच भी हो सकते हैं और उस फिजिकल पार्ट के साथ वननेस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट हम अपने रिट्रीट में पार्टिसिपेंट्स को वननेस प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे अगर कोई करना चाहे तो घर पर बैठकर भी कर सकता है। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, हाँ, किसी को भी सिर दर्द हो रहा है, तो आप सिर्फ ध्यान में बैठो, पहले 4-5 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो, और फिर उसके बाद जहां सिर दर्द हो रहा है उस जगह को देखना शुरू कर दो। ओके, सिर्फ देखना शुरू कर दो। आप मिरेक्युलसली नोट करोगे कि 10 मिनट के बाद सिर दर्द में काफ़ी आराम मिल गया, काफ़ी आराम मिल गया। तो ये तकनीक दो तरह से काम करती है, एक उस चीज़ के ऊपर पूरा अटेंशन पे करके, एक उससे पूरा डिटैच होके। ओके, दिस इज वननेस। दिस इज वननेस। वननेस का मतलब आप उसके साथ एक हो गए। एक होने में इसमें भी कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे मैं हेल्दी हूं, अगर मुझे सिर दर्द हो रहा है तो बॉडी के एक छोटे से पार्ट में हो रहा है, लेकिन मैं तो हेल्दी हूं, तो अब वो जो छोटा सा पार्ट है वो मैं हो जाता हूं, और मैं कौन हूं? मैं हेल्दी हूं। तो सिर को जब हम वननेस के साथ एक प्रैक्टिस करते हैं कि मैं कंप्लीटली हेल्दी पर्सन हूं, और ये सिर जो है जहां पे दर्द हो रहा है ये भी मैं ही हूं, मैं कौन हूं? मैं हेल्दी हूं। तो मैं जब इस तरीके से फोकस करता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां पे बिल्कुल मुझे रिलीफ लगने लगा। और दूसरा उसके साथ डिटैच होके कि मैं, उसकी अलग प्रक्रिया होती है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, अगर मैं वो यहाँ शेयर करूंगा तो लोग उसको गलत समझ लेंगे क्योंकि उसमें 1 घंटे का प्रोसेस लगता है। तो कभी उसको शेयर करेंगे, जब हम चक्रास की बात करेंगे तो शेयर करेंगे, क्योंकि तब लोग इमोशनल रेगुलेशन को महसूस कर पाएंगे कि कैसे करते हैं। तो हम डिटैच होके भी और हम अटैच होके भी, दो अलग अलग तरीकों से हम उस पेन को फिजिकली भी रिलीव कर सकते हैं। ओके, लवली। सो वी हैव ऑल द मेथड्स, फिजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी। आपको कैसे हील होना है, कैसे डिटॉक्स होना है,
कैसे डिटैच होना है, वी हैव ऑल द मेथड्स. लवली सर. थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस लूँगी. सर सक्सेस का कोई एक सीक्रेट होता है क्या? सक्सेस मतलब चाहे वो हेल्थ वाइज हो, इमोशनल वाइज हो या पैसे को लेकर हो. हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं दुखी हूँ इसलिए मैं सोच रहा हूँ. मैं बोलता हूँ आप सोच रहे हो इसलिए आप दुखी हो. मतलब मैं सोच ही दुख का कारण है. सोच ही नहीं होगी तो दुख नहीं होगा. ठीक वैसे ही सोच ही सुख का भी कारण है, सोच ही सक्सेस का भी कारण है. तो अगर मेरे मापदंड में, मेरे मेजरमेंट्स में अगर मैं सोचूं कि मैं सक्सेसफुल हूं, और मुझे लगता है कि सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत करोड़ रुपया कमा लिया. कोई सक्सेस का मतलब है पीस. तो अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं पीसफुल लाइफ जी रहा हूं, इट मीन्स मैं सक्सेसफुल हूं. मुझे यही सबसे बड़ा मापदंड लगता है कि पीस इज इक्वल टू सक्सेस. अगर पीस है तो मैं सक्सेसफुल हूं, अगर पीस नहीं है तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूं. राइट. ओके सर. नेगेटिव सेल्फ व्यू है, किसी को बहुत सेल्फ डाउट है या कोई गिल्ट में रहता है हमेशा, तो उससे कैसे बाहर निकले? उससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्राणायाम करें, या फिर जो स्ट्रॉ ब्रीदिंग हमने इस पॉडकास्ट में भी डिस्कस की कि आप लॉन्ग एक्सहेल करते हैं और स्मॉल इनहेल करते हैं और लॉन्ग एक्सहेल करते हैं. पाउट बना करके, जैसे आप कैंडल को ब्लो कर रहे हैं या स्ट्रॉ की तरह आपने अपना पाउट बनाया, एक्सहेल करो. कुछ ही देर के अंदर आप देखो माइंड अल्फा लेवल पर आएगा और विचार जितने भी हैं सब बीटा लेवल पर हैं, अल्फा पर नहीं है. तभी तो अल्फा की ब्रेन वेव्स कम है, शांत हैं. तो एक छोटा सा तरीका आपके उस माइंड के chaos को खत्म कर सकता है. ओके, लवली. ब्लिसफुल लाइफ कैसे जिए? ब्लिसफुल लाइफ जीने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपने इंटरनल सेल्फ के साथ कनेक्ट करें. हमारे बहुत बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स में भी कहा गया कि हमारी चेतना का स्वभाव है सत चित आनंद, सच्चिदानंद. जिसको हमने बोला, आनंद का मतलब ब्लिस. एक ऐसी स्टेट जहां मैं ऑलरेडी ब्लिसफुल हूं. बाहर मैं जितनी भी चीजें करता हूं वहां से मैं खुश होता हूं, ब्लिसफुल नहीं होता. लेकिन जब मेरी जर्नी इनवर्ड की तरफ जाने लगती है तो मैं उस आनंद को अनुभव कर पाता हूं जो मेरे अंदर ऑलरेडी विराजमान है. मुझे तो बस ये थोड़ी सी 5 सेंसेस की, आंखों के देखने की, कानों के सुनने की, नाक के स्मेल करने की, सेंसेस को हटाना और मैं देखता हूं अरे सत चित आनंद, एकदम ब्लिस सा. ये अनुभव होता है जब मैं अंदर की तरफ अपनी यात्रा शुरू करता हूं. ओके, लवली. सर जैसे इंटरनल यात्रा, जो अंदर की यात्रा करते हैं, ब्लिस को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन बीच में फोमो आ जाता है कि यार वो जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये मुझे नहीं मिला, उसे मिला है. तो फोमो को कैसे टैकल किया जाए? फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट. नहीं, फोमो तो आता है, लेकिन फोमो किस चीज़ का आता है कि मुझे इंटरनल प्राप्ति नहीं हुई या बाहर की चीज़ें छूट गई? बाहर की चीज़ें भी बीच बीच में, मतलब होता है ना कि ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, फिर आप वापस साधना में आ रहे हो, जैसे जो लोग बीच में झूल रहे हैं शायद. देखिए, जब भी हम जिंदगी में कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उस प्रैक्टिस को करने में, उसको पूरा कर पाने में हमें समय लगता है. आपने साइकिल चलाना सीखा, आप 10 बार गिरे और आपने देखा कि लोग तो यार बढ़िया साइकिल चला रहे हैं, तो आपने दोबारा क्या किया? आप फिर से उठे और फिर से प्रैक्टिस की. आपने जूते का तस्मा, शूलेस बांधने की प्रैक्टिस की. आपसे नहीं बंध रहा था, आपकी मम्मी ने कहा बैठो बेटा चेयर पे, मैं आज बांध देती हूँ, कल सीखना तुम कैसे होगा. फिर आपने कल फिर प्रैक्टिस की. तो जिंदगी में जब हम हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करके सीखे हैं तो हम इसकी प्रैक्टिस करके भी इसको भी सीख सकते हैं. तो जो कहीं ना कहीं मिसिंग आउट हमें लग रहा है, फोमो हमारे पास आ रहा है, वो फोमो तब आ रहा है कि मैंने इसकी इनफ प्रैक्टिस नहीं की है. मैंने इतना ज़्यादा साइकिल नहीं चलाया कि मैं उसकी तरह एफिशिएंटली साइकिल चला सकूं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसकी प्रैक्टिस बढ़ा देनी पड़ेगी. ठीक वैसे ही इंटरनल सेल्फ की तरफ जाने की प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ा दोगे, फोमो अपने आप चला जाएगा. ओके, तो एक्शन लेना पड़ेगा. एक्शन लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके सर, हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उसकी डिजीजेस भी बढ़ रही हैं, तो क्या कोई क्विक फिक्स है इसके लिए? हाँ बिल्कुल है. हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप अपने नाभि को, जिसको हम लोग नाभि में नाभि पूर्ण, इसको एक विधि बोला जाता था हमारे ग्रंथों में, नाभि पूर्ण, नाभि में ऑयलिंग जरूर करें. और नाभि में ऑयलिंग अगर आप करते हैं, क्योंकि नाभि हमारा ब्रह्म केंद्र है, नाभि हमारे पूरे बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करता है. नाभि के थ्रू ही हम अपने गट को एक्सेस करते हैं और यही वो गेटवे है जिसको हम मणिपुर चक्र बेसिकली बोलते हैं. मणिपुर चक्र हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, जो हमारी पूरी बॉडी के केमिकल सिक्रीशन को कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं, इसको कंट्रोल करता है. तो नाभि में अगर आप ऑयलिंग करते हैं, तेल लगाते हैं, तो एक तो इससे बहुत बढ़िया आपकी स्किन और आपका शरीर बहुत हेल्दी और बढ़िया रहता है. प्लस आप अपने हार्मोन्स को भी बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस कर सकते हैं. और हर एक सीजन में, हर एक चैलेंज में नाभि में अलग अलग ऑयल लगाने का रिवाज है. नाभि पूर्ण जिसको हमने बोला, आयुर्वेद में बोला गया है इसको नाभि पूर्ण. तो इस पर मैंने YouTube पर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ 30 मिनट का, किसी को देखना हो तो देख सकता है. कि अगर ये चैलेंज है तो नाभि में सरसों का तेल, ये चैलेंज है तो नाभि में नारियल का तेल, ये चैलेंज है तो तिल का तेल. उससे बहुत अमेजिंग रिलीफ मिलता है. ओके, लवली. सर कोई कॉमन ऑयल भी है जो हर सिचुएशन में डाला जा सकता है? मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल. ओके, ग्रेट. सर
5 मस्ट रीड बुक्स जो सबको पढ़नी चाहिए, लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं? सबसे पहली बुक तो जिसकी आज हमने बात की, सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, आप ज़रूर पढ़िए, अमेजिंग बुक है। दूसरी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बिकमिंग सुपरनैचुरल। तीसरी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की ही बुक है यू आर द प्लेसिबो। चौथी लुइस हे की बुक है, एक बहुत शानदार, जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी चेंज की है, कि यू कैन हील योर लाइफ। बहुत ब्यूटीफुल बुक है और इस बुक ने मेरी भी ज़िंदगी को बहुत ट्रिमेंडसली चेंज किया है। 5वीं बुक मैं और बता सकता था, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप वाकई पढ़ने के इच्छुक हैं और पढ़ना चाहते हैं, आप इन चाहें तो बुक्स के लिंक्स भी यहाँ पर दे सकते हैं ताकि लोग इनको ले सकें। ये है स्वर विज्ञान, अपनी सांसों का विज्ञान, कि सांसों को कैसे कंट्रोल करके आप अपने जीवन को बदल सकते हो। तो 5वीं बुक या सबसे पहली बुक जिंदगी में अगर पढ़नी हो तो स्वर विज्ञान पढ़ो। और जिन लोगों ने स्वर विज्ञान पढ़ लिया हुआ है मेरे और पॉडकास्ट के रिकमेंडेशन से या कहीं से भी, वो विज्ञान भैरव तंत्र को जरूर पढ़ सकते हैं। ओके, लवली। ये आप क्लिप करके अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए, रिमाइंडर भी मिलता रहेगा। ओके सर, थोड़े से सुपर रैपिड फायर कह सकते हैं, छोटे आंसर्स, बहुत छोटे थोड़े से क्वेश्चंस हैं। सेल्फ लव प्रैक्टिकली कैसे शुरू किया जा सकता है? मेडिटेशन से। मेडिटेशन से। ओके। माइंड कंट्रोल का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? ब्रेथ को कंट्रोल करना। चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। लवली। लोगों से हर्ट ना हो हम, उसका क्या तरीका? कोई तरीका नहीं है। लोगों से हर्ट तभी होना बंद करेंगे जब लोगों से मोहब्बत को भी बंद करेंगे। इट्स लाइक अ कॉइन, हेड्स मिलेगा तो टेल्स भी मिलेगा, टेल्स मिलेगा तो हेड्स भी मिलेगा। तो हमें हर्ट से दूर नहीं होना, हमें इमोशन से ऊपर उठना है, जिसका वही एक तरीका है कि आप अंदर की यात्रा शुरू करें। ओके, सो तारीफ भी हो या बुराई हो, दोनों का हम चाहते हैं कि हमें बुराई तो ना मिले लेकिन तारीफ मिले, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इमोशन से डिटैच हो सकते हैं, बुराई या तारीफ एक सिंगल से नहीं। ओह लवली। सो रिग्रेट से बाहर कैसे आए? बहुत रिग्रेट्स होते हैं ना, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, इस तरह की चीज़ों से। मैं कहता हूँ जो इंसान जिंदगी को उसकी समग्रता में जीना शुरू कर देता है, अपने आप को समय देने लग जाता है, वो जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करता, कभी नहीं करता। अपने आप को समय दो, जिंदगी के सारे रिग्रेट्स खत्म हो जाएंगे। जो अपने आप को समय देता है उसका जीवन 1 महीने का भी बचाओ, वो उसको भी जी करके जाता है। ब्यूटीफुल। 3 चीज़ें जो आज ही छोड़ देनी चाहिए लोगों को। आज ही छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आज इस वीडियो में भी बात की कि रात को मोबाइल देखना आज ही छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है और नींद हमारे लिए एक बहुत पावरफुल ऐसा टूल है जो हमें रिपेयर कर सकता है। दूसरी चीज़, वो जिनको मैं एनर्जी वेम्पायर्स बोलता हूँ, मतलब जैसे ड्रैक्युला एनर्जी को सक कर लेता है ना, ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो हमारी एनर्जी को सक कर लेते हैं। हम उन्हें फिजिकली नहीं छोड़ पा रहे होते, तो मेंटली उनसे तलाक ले लो, मेंटली उनसे दूर हो जाओ, कि कैसे भी करके ये लोगों से मेरा जितना कम से कम कनेक्शन हो वो हो। और अगर आपका फिजिकल कनेक्शन हो भी रहा है तो ऐसा प्रैक्टिस करो कि मैं माइंड में उनके बारे में ज़्यादा ना सोचूं, क्योंकि हम जिसके भी बारे में सोचते हैं हम अपनी एनर्जीज उसके साथ इंटरमिंगल कर रहे होते हैं, हम अपनी एनर्जीज उसके साथ जोड़ रहे होते हैं। तीसरी चीज़ अभी छोड़ दो, यह छोटी सांसें लंबी करो, गहरी करो, डीप करो, देखो जिंदगी में कैसे बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ें आने लगती हैं। लवली। सबसे बड़ा एनर्जी लीक क्या है लाइफ में लोगों की? कि ये एनर्जी वेम्पायर्स के साथ टाइम स्पेंड करना। आपकी एनर्जी यहाँ होती है, गलत आदमी के साथ बैठ जाओ, एनर्जी झट से यहाँ पर आ जाती है। वो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। और इनको आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि जैसे ही आप इनके ऑरा में पहुँचते हो वैसे ही आप बड़ा लो फील करने लगते हो। ओके सर, कई बार रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है लोगों की, फिर भी बॉडी में डिस्कम्फर्ट है, पेन है, उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न सारा मेंटल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पास्ट के इमोशंस, पेनफुल मेमोरीज, कोई ट्रॉमा, कोई अनवर्दीनेस की फीलिंग, कोई सेल्फ सेबोटाजिंग हमारे पास रखी हुई है। जैसे ही हम वो निकालते हैं बॉडी के सारे सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। ओके लवली। सो वी आर कमिंग टू क्लोज, लाइक एंडिंग द शो। कोई बात जो आप कहना चाहें कुछ ऑडियंस? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, पहले तो चमत्कार हो गया है ये, क्योंकि आज रील्स के दौर में मतलब 10-20 सेकंड का भी हमारे पास टाइम नहीं है। और अगर आपने ये 1.5-2 घंटे चल गया होगा मेरे ख्याल, तो अगर आपने यहाँ देख लिया तो बहुत बढ़िया काम किया है। सिर्फ एक काम करना कि जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में बताई हैं वो बताने से कुछ नहीं होगा, वो आपके कॉन्शियस माइंड ने सुनी है। और जैसा हमने आज जाना कि कॉन्शियस ज़िंदगी बदल ही नहीं सकता है, हमारी पूरी लाइफ को हमारा अवचेतन, हमारी वो अवस्था जो गहरे तलों में बैठी है वो गवर्न कर रही है। उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी जो मैंने आज यहाँ वीडियो में शेयर किए हैं। उन प्रैक्टिसेस को ज़रूर कीजिए। हमारे पार्टिसिपेंट सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों की ज़िंदगी को मैंने बदलते देखा उन प्रैक्टिसेस से। अगला नंबर आपका होना चाहिए। और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी प्रैक्टिस को आप आज से ही शुरू करने वाले हैं। लवली। और मैं खुद आपको बता रही हूँ कि ये प्रीमियम कंटेंट है। ये सब बहुत सारे सेशंस, काउंसलिंग में, थेरेपीज़ में अगर आप जाएंगे तो बहुत पैसे लगते हैं। सो टेक इट सीरियसली। इसके नोट्स बनाइए, अपने पास रखिए, कमेंट्स में नोट्स डाल दीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिलती रहे। सो अनुराग सर, इट्स बीन अ लवली कॉन्वर्जेशन। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू एंड वी होप कि चक्रास पे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, तो आप से हम फिर से मिलेंगे और कोशिश करेंगे। अगर लोगों ने चाहा तो ज़रूर इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज़ ऑल माइन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।
अगर आपने इस कॉन्वर्जेसन को यहाँ तक सुना है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस कंटेंट से कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर मिला होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है कि इस कंटेंट से कुछ मदद मिलेगी। और अपना एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट के तौर पे ज़रूर छोड़ के जाएं। इससे हमें एक फीडबैक मैकेनिज़्म बनता है और हमें समझ आता है कि हमने क्या ठीक किया और क्या गलत किया, ताकि अगर कोई ऐसा फीडबैक है जिसमें कोई गलती है तो हम उसे रिपीट ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच।